डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 21। जो पीछे छूट गया। लोअर रियन की सीमा के पास बहने वाली हवा आज अलग थी। उसमें क्यूआई का प्रवाह पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर था, जैसे पूरी दुनिया किसी आने वाले परिवर्तन को महसूस कर रही हो। और इसी परिवर्तन के केंद्र में आरव सिंह चौधरी खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जागृत थी। उसके चारों ओर क्यूआई की पतली परतें घूम रही थीं, जो धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही थीं। और हर बार समाने के साथ ऐसा लगता था जैसे उसका डायमेंशन और गहराई चाहता हो, जैसे लोअर रियन की क्यूआई अब उसके लिए पर्याप्त ही न रही हो। बीते महीनों में उसने अनगिनत बार डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम के निर्देशों का पालन किया था। कभी साधारण शरीर शोधन, कभी क्यूआई स्थिरीकरण, कभी केवल चेतना को शांत रखने वाला इनाम। लेकिन इन्हीं साधारण इनामों ने उसकी नींद को इतना सुदृढ़ कर दिया था कि अब उसका शरीर बिना किसी संघर्ष के लगातार साधना कर पा रहा था। 3000 दांव बॉडी की शक्ति अब केवल जागृति तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह उसके हर आंदोलन में झलकने लगी थी। उसके कदम जमीन पर पड़ते तो हल्की सी कंपन फैल जाती, और जब वह सांस लेता तो आसपास की क्यूआई अपने आप उसकी ओर खिंच जाती। यह सब वह जानबूझकर नहीं कर रहा था, यह स्वाभाविक था, क्योंकि उसका शरीर अब लोअर रियन के मानकों से आगे निकल चुका था। एशन सिटी से निकलने के बाद उसने कई सेक्ट्स की सीमाएं पार की थीं, कई साधकों को देखा था जो अभी भी रियन की छोटी छोटी छलांगों में उलझे हुए थे। और पहली बार उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वह अब उनसे अलग रास्ते पर चल रहा है, जहां लड़ाई केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं की सीमाओं से होती है। उस दिन जब उसने फिर से साइन इन किया तो सिस्टम की आवाज पहले जैसी ही सपाट थी, लेकिन शब्दों का भार अलग था। आज का साइन इन पूर्ण हुआ। इनाम क्यूआई कॉम्प्रेशन एफिशिएंसी में वृद्धि। यह कोई चमकदार इनाम नहीं था, कोई हथियार नहीं, कोई तकनीक नहीं, लेकिन आरव समझ गया कि यह वही चीज है जिसकी उसे अभी आवश्यकता थी। जैसे ही इनाम सक्रिय हुआ, उसके डायमेंशन के भीतर क्यूआई का प्रवाह अचानक सघन होने लगा। वह क्यूआई जो पहले फैलती थी अब एक बिंदु पर सिमटने लगी, और उसी क्षण उसके माथे पर पसीना उभर आया, क्योंकि यह प्रक्रिया दर्दनाक थी। यह ऐसा था जैसे किसी विशाल नदी को जबरन एक संकरे मार्ग में मोड़ा जा रहा हो। लेकिन आरव ने दांत भींच लिए और अपनी चेतना को स्थिर रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बिंदु पर वह रुका तो आगे का मार्ग यहीं समाप्त हो जाएगा। समय बीतता गया और क्यूआई का संपीड़न जारी रहा, और जब अंततः यह प्रक्रिया थमी तो उसने महसूस किया कि उसका डायमेंशन पहले से कहीं ज्यादा गहरा और स्थिर हो चुका है। लेकिन साथ ही एक अजीब खालीपन भी था, जैसे कोई अगला स्तर उसका इंतजार कर रहा हो। उसी रात उसने साधना से बाहर निकलकर आकाश की ओर देखा। लोअर रियन का आकाश हमेशा से सीमित लगता था, जैसे कोई अदृश्य छत हो, और आज पहली बार उसे यह छत साफ महसूस हुई। उसने हाथ उठाया और हवा में क्यूआई को मोड़ा, और उसी क्षण उसे स्पष्ट एहसास हुआ कि यह रियन अब उसे बांध नहीं पा रहा था। उसके शरीर में बहता ओरिजिन ब्लड हल्का सा कंपन करने लगा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह जागृत नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था कि अधूरी जगह पर पूरी शक्ति खोलना आत्मघाती होगा। हिडन रियल्म में जो अनुभव उसने पाया था वह अब एक एक करके अर्थ देने लगा था। वहां जो दबाव था वह लोअर रियन के दबाव से अलग था, और अब उसका शरीर उस अंतर को समझने लगा था। अगले कुछ दिनों में उसने यात्रा जारी रखी, लेकिन साधना नहीं रोकी। चलते हुए भी क्यूआई उसके भीतर सिमटती रही, और हर दिन उसका कल्टीवेशन स्तर स्थिर रूप से आगे बढ़ता गया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपरी स्तर पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि उसकी प्रगति धीमी नहीं हुई बल्कि गहरी हो गई है, जैसे हर छोटा कदम अब कई गुना मजबूत बन रहा हो। और यही वह अंतर था जो साधारण साधकों और असली कल्टीवेटर्स के बीच होता है। जहां दूसरे लोग जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं, वहीं आरव हर स्तर को अपने शरीर में उतार रहा था, ताकि जब वह आगे बढ़े तो पीछे लौटने की कोई संभावना न बचे।
EP-21 यहीं पर अलग हो जाता है क्योंकि यही वह चरण था जहां उसकी कहानी ने बिना किसी घोषणा के दिशा बदल ली। लोअर रियम अभी भी उसके पैरों के नीचे था, लेकिन उसका भविष्य अब वहां नहीं था, और जो पीछे छूट रहा था वह केवल स्थान नहीं था बल्कि वह सीमित सोच थी, वह डर था और वह अस्थिरता थी जो कभी उसके साथ चलती थी। अब आगे केवल एक रास्ता था और वह रास्ता हायर रियम की ओर खुल रहा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 22। सीमा के उस पार। लोअर रियन की आखिरी सीमा अब आरव सिंह चौधरी के पीछे छूट चुकी थी, लेकिन वह अभी भी उसी रास्ते पर चलता जा रहा था जहां हवा में क्यूआई की घनता असामान्य रूप से बदलने लगी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसकी त्वचा पर हल्की हल्की चुभन महसूस हो रही थी। यह दर्द नहीं था बल्कि चेतावनी थी, क्योंकि हर कदम के साथ उसके शरीर और आत्मा पर दबाव बढ़ रहा था, और यह दबाव किसी बाहरी दुश्मन का नहीं बल्कि रियन की सीमा का था, जिसे पार करने की अनुमति केवल वही पा सकते थे जिनकी नींव पर्याप्त मजबूत हो। उसके भीतर क्यूआई लगातार सघन होती जा रही थी। डायमेंशन में घूमती हुई शक्ति अब स्थिर नहीं रह पा रही थी बल्कि किसी बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए अंदर से धक्का दे रही थी। और आरव समझ गया कि यह वही क्षण है जहां अधिकतर कल्टीवेटर्स या तो रुक जाते हैं या टूट जाते हैं, क्योंकि हायर रियन की दहलीज कोई साधारण रेखा नहीं होती। यह एक जीवित बाधा होती है जो साधक के शरीर, मन और इच्छाशक्ति तीनों को एक साथ परखती है। उसने चलते चलते ही आंखें बंद कर लीं और अपने श्वास प्रश्वास को स्थिर किया ताकि क्यूआई का प्रवाह नियंत्रण से बाहर न जाए, क्योंकि अगर इस समय असंतुलन हुआ तो उसका शरीर स्वयं ही उसे अस्वीकार कर देगा। जैसे ही उसने सीमा के केंद्र में कदम रखा, चारों ओर की क्यूआई अचानक भारी हो गई और ऐसा लगा मानो पूरा आकाश उसके कंधों पर आ गया हो। उसकी हड्डियों से हल्की चरमराहट की आवाज आई और त्वचा के नीचे रक्त तेजी से दौड़ने लगा। ओरिजिन ब्लड ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, लेकिन आरव ने जानबूझकर उसे पूरी तरह जागृत नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि यह अभी परीक्षण का चरण है, युद्ध का नहीं। उसके भीतर सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन पहले से कहीं अधिक गंभीर स्वर में। चेतावनी, हायर रियन प्रेशर डिटेक्टेड, शरीर अनुकूलन प्रगति 32%। यह पहली बार था जब सिस्टम ने किसी रियन के दबाव को सीधे चेतावनी के रूप में दर्शाया, और उसी क्षण आरव को एहसास हुआ कि अब तक जो भी साधना थी वह केवल तैयारी थी, असली यात्रा यहीं से शुरू हो रही थी। उसने जमीन पर बैठने के बजाय खड़े रहना चुना, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने झुकना सीख लिया तो आगे खड़ा होना कठिन हो जाएगा। क्यूआई ने उसके शरीर को चारों ओर से जकड़ लिया और हर सांस के साथ ऐसा लगता जैसे फेफड़े सिकुड़ रहे हों, लेकिन उसने अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित रखा और डायमेंशन के भीतर संकुचित क्यूआई को और अधिक स्थिर करने लगा। समय का एहसास धीरे धीरे मिटने लगा। शायद मिनट बीत रहे थे या घंटे, लेकिन उसके लिए सब कुछ एक ही निरंतर दबाव में बदल गया था। उसके कपड़े भीग चुके थे और त्वचा पर हल्की दरारें उभरने लगी थीं, जिनसे रक्त की पतली धारें बहने लगीं, लेकिन यह रक्त साधारण नहीं था। उसमें हल्की सुनहरी आभा थी जो हर बूंद के गिरते ही आसपास की क्यूआई को खींच लेती थी। यह संकेत था कि ओरिजिन ब्लड अब दबाव के विरुद्ध स्वयं को ढाल रहा है, और यही वह बिंदु था जहां अधिकांश कल्टीवेटर्स का शरीर टूट जाता है, लेकिन आरव का शरीर प्रतिक्रिया देने के बजाय अनुकूलन कर रहा था। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां दबाव के साथ घनी होती जा रही थीं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य हथौड़े से बार बार कूटा जा रहा हो, और हर प्रहार के साथ वे पहले से मजबूत बनती जा रही थीं। सिस्टम की अगली सूचना आई, बॉडी एडेप्टेशन 61%, और इसके साथ ही उसकी दृष्टि में हल्का अंधकार छा गया, लेकिन उसने चेतना खोने नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि अगर इस सीमा पर उसकी जागरूकता टूटी तो रियन स्वयं उसे बाहर फेंक देगा। अंततः एक क्षण ऐसा आया
जब दबाव अचानक रुक गया, जैसे कोई विशाल हाथ पीछे हट गया हो, और उसी पल आरव ने गहरी सांस ली और उसके भीतर की क्यूआई पहली बार स्वतंत्र रूप से फैलने लगी। उसके टेंशन में संकुचित शक्ति अब एक नए ढांचे में ढल चुकी थी और उसका कल्टीवेशन स्तर बिना किसी विस्फोट के स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ गया। यह कोई साधारण ब्रेक थ्रू नहीं था, बल्कि रियर्न द्वारा दी गई मौन स्वीकृति थी कि वह अब इस स्तर पर खड़ा होने योग्य है। उसने आंखें खोली तो चारों ओर का दृश्य बदल चुका था। हवा अधिक सघन थी, आकाश का रंग गहरा था और क्यूआई हर दिशा में जीवित प्रतीत हो रही थी। लोअर रियर्न की तुलना में यहाँ हर सांस एक साधना थी, और यही हायर रियर्न का पहला स्तर था जहाँ हर कदम के साथ मृत्यु और शक्ति दोनों साथ चलते हैं। उसने सिस्टम की अंतिम सूचना देखी, हायर रियर्न एंट्री कंप्लीटेड, डेली साइन इन रीसेट पेंडिंग, और यह संदेश अपने आप में संकेत था कि आगे की साधना पहले जैसी नहीं रहने वाली। आरव बिना रुके आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि पीछे देखने का अर्थ अब केवल कमजोरी होगा। जो पीछे छूट गया था वह उसका पुराना स्तर था, उसकी सीमित पहचान थी, और वह सुरक्षा थी जो लोअर रियर्न ने अनजाने में उसे दी थी। अब आगे केवल अस्थिरता थी, संघर्ष था, और वह शक्ति थी जिसे केवल वही छू सकता था जो इस दबाव में भी चलना सीख ले। ईपी 22 यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से उसकी असली कहानी आकार लेने लगती है, जहां हर साइन इन केवल इनाम नहीं बल्कि एक परीक्षा बनेगा, और हर अगला कदम उसे उस अज्ञात के और करीब ले जाएगा जिसे अभी तक केवल देवताओं ने देखा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 23, जो आगे बढ़ चुका था। हायर रियल में प्रवेश के बाद आरव सिंह चौधरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। हिडन रियम से निकलते ही उसका कल्टीवेशन स्तर एक लंबी छलांग लगा चुका था। ब्लड लाइन अवेकनिंग अब केवल शक्ति नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। प्रिमोर्डियल ड्रैगन ब्लड और फीनिक्स निर्वाणा ब्लड उसकी नसों में स्थिर हो चुके थे, और सिस्टम द्वारा दिया गया डेली साइन इन अब केवल रिवॉर्ड नहीं बल्कि उसके जीवन की गति तय करने लगा था। ईटी 22 के अंत तक आरव उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां लोअर रियर्न की यादें धुंधली और हायर रियर्न की सच्चाई स्पष्ट होने लगी थी। अब वह वही नहीं था जो कभी टूटी हुई जमीन पर साधना करता था, अब वह उस धरती पर खड़ा था जहां एक गलत कदम मृत्यु और एक सही निर्णय इतिहास बना देता है। हायर रियल्म में कई चक्र बीत चुके थे। समय यहाँ साधारण महीनों या वर्षों में नहीं मापा जाता बल्कि कल्टीवेशन के चरणों में गिना जाता है, और आरव उस दौरान बिना किसी सेक्ट के सहारे, बिना किसी गुरु के, केवल सिस्टम और अपनी समझ के बल पर आगे बढ़ता रहा। उसका कल्टीवेशन अब हायर रियल्म अर्ली स्टेज से निकलकर मिड लेयर को छूने लगा था। यह वह स्तर था जहां अधिकतर कल्टीवेटर्स दशकों लगा देते हैं, लेकिन आरव के लिए यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, क्योंकि उसका शरीर अब दाव को समझने लगा था, न कि केवल उसे अवशोषित करने लगा था। उसकी उपस्थिति मात्र से क्यूआई का प्रवाह बदल जाता था, और यही कारण था कि धीरे धीरे उसका नाम अनजाने में फैलने लगा था। भले ही उसने कभी स्वयं को प्रकट नहीं किया, लेकिन हायर रियल्म में शक्तिशाली असामान्यताओं को छुपाया नहीं जा सकता। इसी यात्रा के दौरान उसने कई छोटे संघर्ष देखे, कई बिना नाम वाले कल्टीवेटर्स गिरे और कई अवसर बिना छुए ही पीछे छूट गए, क्योंकि आरव अब समझ चुका था कि हायर रियल में हर चमकती वस्तु खजाना नहीं होती और हर संघर्ष आवश्यक नहीं होता। उसकी चाल में अब धैर्य था और उसकी आंखों में गणना, क्योंकि सिस्टम ने उसे सिखा दिया था कि शक्ति केवल लड़ने से नहीं बल्कि सही समय पर आगे बढ़ने से आती है। एक दिन जब वह एक पुराने युद्ध क्षेत्र के किनारे साधना कर रहा था जहां क्यूआई अस्थिर लेकिन अत्यंत शुद्ध थी, तभी उसने पहली बार हायर रियन की उस निगरानी को महसूस किया जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन हर असाधारण साधक अनुभव करता है, जैसे किसी ने दूर से उसके अस्तित्व को चिन्हित कर लिया हो। उसी क्षण सिस्टम की आवाज उभरी, अटेंशन इंडेक्स इंक्रीज्ड, हायर रियन अथॉरिटी नोटेड। यह कोई चेतावनी नहीं थी बल्कि एक तथ्य था कि आरव अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी हर प्रगति दर्ज की जा रही थी।
उसके बाद की घटनाएं तेजी से घटीं बिना किसी औपचारिक घोषणा के उसे कई ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश का अवसर मिला जहां सामान्य कल्टीवेटर्स कभी नहीं पहुंच पाते। कुछ स्थान सिस्टम के डेली साइन इन से खुले, कुछ स्थान उसकी ब्लड लाइन रेजोनेंस से स्वयं सक्रिय हो गए और हर बार उसे छोटे लेकिन स्थायी लाभ मिले। कभी कल्टीवेशन की स्थिरता बढ़ी, कभी शरीर की सहन शक्ति, कभी दाव कॉम्प्रिहेंशन, और इन्हीं छोटे छोटे परिवर्तनों ने उसे धीरे धीरे उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां वह अब खड़ा था। ईपी 23 की शुरुआत इसी स्थिति से होती है जहां आरव अब एक नवागंतुक नहीं बल्कि एक उभरती हुई अनिश्चित शक्ति बन चुका है। अब वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जिसे हायर रियल्म में बाउंड्री जोन कहा जाता है। यह वह स्थान होता है जहां सेक्ट की सीमाएं मिलती हैं और जहां सबसे अधिक संघर्ष जन्म लेते हैं। यहां हर कदम पर अवसर भी है और खतरा भी। आरव जानता था कि यहां उसकी पहचान पूरी तरह उजागर हो सकती है, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं था क्योंकि सिस्टम ने स्पष्ट संकेत दे दिया था। मेन पाथ एडवांसमेंट रिक्वायर्ड, पैसिव ग्रोथ नो लॉन्गर ऑप्टिमल। इसका अर्थ साफ था कि अब केवल साधना पर्याप्त नहीं थी, अब उसे हायर रियल्म की संरचना में कदम रखना होगा, चाहे वह सेक्ट हो, अलायंस हो या संघर्ष। और जैसे ही उसने इस सीमा क्षेत्र में पहला कदम रखा, वातावरण बदल गया। क्यूआई का दबाव भारी हो गया और कई छिपी हुई नजरें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं क्योंकि यह क्षेत्र किसी अकेले कल्टीवेटर के लिए नहीं था। आरव ने अपनी चाल नहीं रोकी, उसके भीतर ड्रैगन ब्लड ने स्थिर गरज पैदा की और फीनिक्स ब्लड ने उसकी आत्मा को संतुलित रखा। वह जानता था कि आने वाले समय में उसे केवल शक्ति नहीं बल्कि पहचान भी बनानी होगी, लेकिन वह पहचान डर से नहीं बल्कि अस्तित्व से बनेगी। और ठीक उसी क्षण सिस्टम की अगली सूचना आई। डेली साइन इन अवेलेबल, लोकेशन बाउंड्री कोर, रिवॉर्ड कंडीशनल। यह पहला संकेत था कि ईपी 23 के बाद उसकी कहानी एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है, जहां हर निर्णय उसकी दिशा तय करेगा और जहां पीछे छूट गया समय अब केवल स्मृति बन चुका है, क्योंकि आरव सिंह चौधरी अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां से केवल आगे ही जाया जा सकता है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 24। जो रास्ता चुना गया। बाउंड्री जोन में खड़े होकर आरव सिंह चौधरी ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि ईपी 23 तक वह यह साफ समझ चुका था कि हायर रियल्म में आगे बढ़ने का मतलब केवल जगह बदलना नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान को नए सिरे से गढ़ना होता है। हिडन रियल्म की शांति और अकेली साधना अब पीछे छूट चुकी थी और उसके सामने फैला हुआ यह क्षेत्र केवल क्यूआई से भरा हुआ नहीं बल्कि अनगिनत इच्छाओं और संघर्षों से भरा हुआ था। उसका कल्टीवेशन अब हायर रियल्म मिड लेयर में पूरी तरह स्थिर हो चुका था। यह स्थिरता अचानक नहीं आई थी बल्कि कई चक्रों की निरंतर साधना, डेली साइन इन से मिले छोटे लेकिन निर्णायक रिवॉर्ड्स और ब्लड लाइन के नियंत्रित जागरण से बनी थी। प्रिमोर्डियल ड्रैगन ब्लड अब केवल शक्ति नहीं बल्कि उसकी रीढ़ बन चुका था, जबकि फीनिक्स निर्वाणा ब्लड हर बार उसे अत्यधिक आक्रामक होने से रोककर उसकी चेतना को संतुलित रखता था और यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता जा रहा था। ईपी 23 के अंत में बाउंड्री जोन की वह खामोशी अब टूटने लगी थी, क्योंकि जैसे ही आरव आगे बढ़ा हायर रियल्म का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। यहाँ क्यूआई अब प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी संरचना के अनुसार बह रही थी, जिसका अर्थ साफ था कि वह अब किसी अनदेखी सत्ता के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसने अपनी गति नहीं बदली, क्योंकि अब उसका मन इस स्तर पर पहुंच चुका था जहां भय केवल अनावश्यक बोझ बन जाता है। उसी समय सिस्टम की आवाज बिना किसी चेतावनी के उभरी। डेली साइन इन अवेलेबल, लोकेशन अनक्लेम्ड, इन्फ्लुएंस पाथ, रिवॉर्ड माइनर दाव स्टेबिलिटी। उसने तुरंत साइन इन स्वीकार किया और उसके भीतर दाव कॉम्प्रिहेंशन का एक छोटा लेकिन गहरा परिवर्तन हुआ। यह कोई नई तकनीक नहीं थी बल्कि उसकी मौजूदा समझ को और साफ करने वाला रिवॉर्ड था, और हायर रियल्म में यही सबसे खतरनाक प्रकार की प्रगति मानी जाती है।
जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया उसे यह साफ दिखने लगा कि यह मार्ग पूरी तरह अनक्लेम्ड नहीं है बल्कि जानबूझकर खाली छोड़ा गया है ताकि जो भी यहाँ से गुजरे वह स्वयं अपनी क्षमता साबित करे। उसके चारों ओर पुराने युद्ध के निशान थे, टूटे हुए फॉर्मेशन कोर्स, जली हुई जमीन और बिखरी हुई क्यूआई की लकीरें जो यह बताती थीं कि यहाँ पहले भी कई कल्टीवेटर्स आए होंगे लेकिन बहुत कम ही आगे बढ़ पाए होंगे। आरव ने इन सबको देखकर कोई भाव नहीं दिखाया क्योंकि उसका ध्यान अब केवल आगे था। उसके भीतर ड्रैगन ब्लड हल्की गरज के साथ प्रतिक्रिया कर रहा था, जैसे उसे पहले से चेतावनी दे रहा हो कि आगे का रास्ता साधारण नहीं होगा। यही वह बिंदु था जहां पहली बार हायर रियल्म की वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। बिना किसी औपचारिक शत्रु के, बिना किसी घोषणा के, वातावरण का दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। यह कोई हमला नहीं था बल्कि एक प्रकार की क्षेत्रीय जांच थी जो केवल उन लोगों पर प्रभाव डालती है जिनकी कल्टीवेशन किसी सीमा को छू चुकी होती है। आरव ने वहीं खड़े रहकर अपनी सांस को स्थिर रखा और अपने कल्टीवेशन को भीतर की ओर समेट लिया। ड्रैगन ब्लड ने उसके शरीर को सहारा दिया और फीनिक्स ब्लड ने उसकी चेतना को स्थिर रखा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पूरा क्षेत्र उसे दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर वह दबाव अचानक शांत हो गया। यह साफ संकेत था कि उसने पहली अदृश्य परीक्षा पार कर ली है। इस घटना के बाद ही आरव को यह एहसास हुआ कि अब वह केवल एक अकेला कल्टीवेटर नहीं रहा बल्कि हायर रियल्म की संरचना ने उसे औपचारिक रूप से नोट कर लिया है। चाहे कोई उसका नाम जानता हो या नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी थी और यही वह क्षण था जब सिस्टम की अगली सूचना आई, पैसिव ग्रोथ पीरियड कॉन्क्लूडेड, एक्टिव पाथ सिलेक्शन रिकमेंडेड। यह वही संकेत था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। अब आगे बढ़ने के लिए उसे केवल साधना नहीं बल्कि टकराव और निर्णय दोनों का सामना करना होगा। ईपी 24 का यह हिस्सा आरव के भीतर एक गहरे परिवर्तन के साथ समाप्त होता है क्योंकि अब वह समझ चुका है कि हायर रियल्म में आगे का रास्ता स्वतः नहीं खुलता बल्कि उसे स्वयं बनाना पड़ता है, और जो रास्ता वह चुनने वाला है वह उसे सीधे उन शक्तियों के सामने ले जाएगा जो इस रियल्म के संतुलन को नियंत्रित करती हैं। बाउंड्री जोन अब पूरी तरह पीछे छूट चुका है और आगे फैला हुआ क्षेत्र केवल अवसर नहीं बल्कि खुले संघर्ष का संकेत दे रहा है। आरव बिना रुके आगे बढ़ता है क्योंकि अब उसके लिए रुकना संभव नहीं, और यही वह बिंदु है जहां उसकी कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 25, जो टूटकर भी आगे बढ़ गया। हायर रियल्म की उस सीमा को पार किए हुए अब कुछ समय बीत चुका था और उसी बहते हुए समय के साथ आरव सिंह चौधरी की सोच भी बदल चुकी थी। हाल की घटनाएं अभी भी उसके मन में साफ थीं, लेकिन अब वे किसी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक फाउंडेशन की तरह महसूस हो रही थीं। जैसे हर चोट, हर दबाव और हर डिसीजन ने मिलकर उसे उस जगह तक पहुंचाया हो जहां अब रुकना संभव ही नहीं था। उसने पहले ही समझ लिया था कि पीछे जो छूट गया वह कमजोरी नहीं बल्कि कीमत थी जो हर असली कल्टीवेटर को चुकानी पड़ती है, और इसी एहसास के साथ वह आगे बढ़ रहा था, बिना जल्दबाजी के लेकिन बिना रुके। हायर रियल्म की क्यूई अब उसके शरीर से टकराकर बिखरती नहीं थी बल्कि उसके भीतर समा जाती थी, जैसे उसकी बॉडी और सोल दोनों ने इस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया हो। प्रिमोर्डियल ड्रैगन ब्लड उसकी वेन्स में अब शांत लेकिन भारी उपस्थिति बन चुका था। कोई उग्र एक्सप्लोजन नहीं, कोई अनकंट्रोल्ड पावर नहीं, बल्कि एक दबा हुआ प्रभुत्व जो जरूरत पड़ने पर पूरा आसमान हिला सकता था। वहीं फीनिक्स निर्वाणा ब्लड उसकी लाइफ फोर्स को स्थिर रखे हुए था। हर छोटी इंजरी अपने आप हील होती महसूस होती थी और उसकी चेतना पहले से कहीं ज्यादा क्लियर थी। वह जानता था कि यह सब अचानक नहीं मिला, यह उस लगातार कल्टीवेशन, साइन इन रिवॉर्ड्स और सरवाइव करने की जिद का नतीजा था जो उसने लोअर रियल्म से यहां तक आते हुए दिखाई थी। चलते चलते उसे कई ऐसे कल्टीवेटर्स महसूस हुए जो दूर से ही उसकी प्रेजेंस को सेंस कर चुके थे। कोई सामने नहीं आया, कोई चैलेंज नहीं किया,
क्योंकि हायर रियल में कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा संकेत होता है। आरव ने भी किसी को प्रोवोक नहीं किया। उसकी नजरें सामने थीं, क्योंकि वह जानता था कि अभी फाइट्स से ज्यादा जरूरी था खुद को कंप्लीटली स्टेबलाइज करना। हाल की ग्रोथ बहुत तेज थी, और अगर फाउंडेशन में जरा सी भी दरार रह गई तो आगे चलकर वही सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। उसी समय उसकी चेतना के भीतर फैमिलियर सिस्टम वॉइस गूंजी। इस बार उसमें वही न्यूट्रल टोन थी जो अब उसे अजीब नहीं लगती थी। DILY साइन इन सफल। REWARD प्राप्त हुआ। सोल स्टेबिलिटी ENHANCEMENT। यह कोई फ्लैशी रिवॉर्ड नहीं था, न कोई वेपन, न कोई टेक्निक, लेकिन आरव समझ गया कि यह रिवॉर्ड शायद अब तक का सबसे जरूरी था। उसकी सोल में जो हल्की सी अस्थिरता हाल के कल्टीवेशन जंप के कारण पैदा हुई थी, वह धीरे धीरे सेटल होने लगी। उसके थॉट्स और इमोशंस एक लाइन में आ गए, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके भीतर के केओस को सहेज रहा हो। उसने वहीं रुककर लॉन्ग ब्रेथ ली और कल्टीवेशन पोस्चर में बैठ गया। चारों ओर बहती हायर रियल्म क्यूई अब उसके कंट्रोल में आने लगी थी। ड्रैगन ब्लड ने उसकी बॉडी को एंकर किया, फीनिक्स ब्लड ने उसकी लाइफ फोर्स को स्मूथ फ्लो दिया, और सिस्टम रिवॉर्ड ने उसकी सोल को बैलेंस में रखा। यह एक ऐसा मोमेंट था जहां कोई फाइट नहीं थी, कोई एनिमी नहीं था, सिर्फ वह खुद था और उसका कल्टीवेशन। और इसी साइलेंस में उसकी स्ट्रेंथ सच में ग्रो कर रही थी। जब वह आंखें खोलकर खड़ा हुआ तो उसके ऑरा में सटल चेंज था। न कोई धमाकेदार प्रेशर, न कोई डरावनी किलिंग इंटेंट, बल्कि एक ऐसा प्रेजेंस जो बता रहा था कि यह व्यक्ति अब रश में नहीं है, और जो भी आगे आएगा उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। आरव ने दूर फैले हुए हायर रियल्म को देखा और मन ही मन तय किया कि अगला कदम सोच समझकर उठाया जाएगा, क्योंकि अब वह उस स्टेज पर था जहां एक गलत फैसला पूरे फ्यूचर को बदल सकता था। उसने आगे बढ़ते हुए यह भी महसूस किया कि कुछ एंशिएंट फोर्सेस अब उसे नोटिस कर रही हैं। पूरी तरह जागी नहीं हैं, लेकिन उनका ध्यान उसकी ओर मुड़ चुका है, और यही संकेत था कि उसकी जर्नी अब सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रही। हायर रियल्म की असली कहानी अब धीरे धीरे उसके चारों ओर खुलने लगी थी, और आरव सिंह चौधरी उसमें किसी पॉन की तरह नहीं बल्कि एक इमर्जिंग वेरिएबल की तरह आगे बढ़ रहा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 26। जहां ताकत को देखा जाता है। हायर रियल्म में कदम जमाए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन आरव सिंह चौधरी अब इस सच्चाई को पूरी तरह समझ चुका था कि यहाँ ताकत को महसूस नहीं किया जाता, यहाँ ताकत को आंका जाता है। हर नज़र तौलती है, हर खामोशी में तुलना होती है, और हर कल्टीवेटर किसी न किसी हिडन स्केल पर दूसरे को माप रहा होता है। हाल ही में हुई सोल स्टेबलाइजेशन के बाद उसका कल्टीवेशन पूरी तरह सेटल हो चुका था। फाउंडेशन अब स्मूथ और डेंस थी, कोई टर्ब्यूलेंस नहीं, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं, और यही वह स्टेज थी जहां ज्यादातर लोग या तो तेजी से ऊपर उठते हैं या हमेशा के लिए पीछे छूट जाते हैं। वह जिस रीजन में दाखिल हुआ था वह हायर रियल्म का आउटर कल्टीवेशन जोन था। यहाँ सेक्ट्स सीधे लड़ाई नहीं करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेस और डिसाइपल्स को लेकर साइलेंट वॉर्स हमेशा चलती रहती थीं। आरव ने यह सब ऑब्जर्व किया, बिना इन्वॉल्व हुए, क्योंकि वह जानता था कि पहली इंप्रेशन ही अक्सर सबसे खतरनाक होती है। यहाँ जरासी पावर दिखाना अट्रैक्शन बन सकता था, और अट्रैक्शन यहाँ इनविटेशन नहीं बल्कि ट्रबल होती है। फिर भी कुछ नजरें उससे हट नहीं रही थीं, क्योंकि उसकी ऑरा क्वाइट थी लेकिन एम्प्टी नहीं, स्टेबल थी लेकिन वीक नहीं। उसने महसूस किया कि कई कल्टीवेटर्स जानबूझकर उसके रास्ते में अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सटल टेस्ट। आरव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, न प्रेशर रिलीज किया, न रिट्रीट किया, बस स्टेडी पेस में चलता रहा। और यही चीज कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर गई, क्योंकि जो दबाव में भी नहीं हिलता वही असली खतरा माना जाता है। कुछ दूर जाने के बाद प्रेशर अपने आप विथड्रॉ हो गया, और आरव समझ गया कि उसने बिना लड़े ही पहला साइलेंट राउंड जीत लिया है।
उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से उसके भीतर गूंजी। इस बार टोन में कोई अर्जेंसी नहीं थी। DILY साइन इन सफल। REWARD प्राप्त हुआ। माइनर रियल्म इनसाइट FRAGMENT। जानकारी अचानक उसके माइंड में सेटल हुई। हायर रियल्म के बेसिक कल्टीवेशन पाथ्स, पावर हायरार्की, और यह कि यहाँ रियल्म ब्रेक करने से ज्यादा जरूरी होता है अपने पोजीशन को संभालना। यह फ्रैगमेंट छोटा था लेकिन प्रैक्टिकल था, और आरव को ठीक यही चाहिए था। फ्लैशी स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि सही टाइमिंग। वह एक न्यूट्रल कल्टीवेशन ग्राउंड पर रुका, जहां कई इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई खुले तौर पर फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन स्पारिंग और प्रेशर क्लैशेस आम बात थीं। आरव ने भी कल्टीवेशन शुरू की, लेकिन इस बार अलग तरीके से। उसने रॉ एब्जॉर्प्शन नहीं किया, बल्कि ब्रीदिंग रिदम को ड्रैगन ब्लड की स्टेबिलिटी और फीनिक्स ब्लड की रिकवरी के साथ सिंक्रनाइज किया। क्यूई उसके चारों ओर नहीं घूम रही थी, बल्कि उसके भीतर सर्कुलेट हो रही थी, स्टेडी, हैवी और कंट्रोल्ड। कुछ कल्टीवेटर्स ने यह देखा और पहली बार उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी आई, क्योंकि यह कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं थी, यह रिफाइंड कंट्रोल था। और रिफाइंड चीजें हायर रियल्म में जल्दी पहचानी जाती हैं। एक कल्टीवेटर ने हल्की सी प्रोबिंग स्ट्राइक भेजी, पूरी तरह हार्मलेस, लेकिन इंटेंशन साफ था। आरव ने बिना आंख खोले सिर्फ ऑरा शिफ्ट किया। स्ट्राइक हवा में डिसोल्व हो गई। कोई काउंटर नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, लेकिन मैसेज क्लियर था। यहीं से आरव को एहसास हुआ कि हायर रियल्म में उसकी असली लड़ाई एनिमीज से नहीं बल्कि परसेप्शन से होगी। अगर लोग उसे वीक समझेंगे तो कुचलने आएंगे, अगर ओवरपावर्ड समझेंगे तो अलायंसेस और ट्रैप्स दोनों आएंगे। इसलिए उसे बीच का रास्ता चुनना होगा, स्ट्रॉन्ग बट अनरीडेबल, प्रेजेंट बट अनरीचेबल। उसने कल्टीवेशन खत्म की और खड़ा हुआ। उसकी इनर कोर पहले से कहीं ज्यादा डेंस महसूस हो रही थी। रियल्म अभी ऑफिशियली ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम रह गया था, और आरव ने जानबूझकर उसे रोके रखा, क्योंकि वह समझ गया था कि हायर रियल्म में ब्रेक थ्रू सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन नहीं बल्कि पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। दूर कहीं सेक्ट टेरिटोरीज की दिशा में हलचल थी। पावर मूवमेंट्स, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और अपकमिंग ट्रायल्स की विस्पर्स हवा में तैर रही थीं। आरव ने सब सुना, सब समझा, लेकिन किसी एक दिशा में बंधा नहीं, क्योंकि उसका पाथ अभी ओपन था, और ओपन पाथ ही सबसे डेंजरस होता है। चलते हुए उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर उस कल्टीवेशन ग्राउंड को देखा और मन ही मन तय किया कि अगला कदम पैसिव ऑब्जर्वेशन का नहीं बल्कि कैलकुलेटेड इन्वॉल्वमेंट का होगा। हायर रियल्म ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था, और अब यह तय करना उसका काम था कि वह किस रूप में याद रखा जाएगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 27। जो दिखाई नहीं देता। हायर रियल्म में बिताया गया समय अब दिनों या रातों में नहीं बटता था, बल्कि हर गुजरते पल के साथ आरव के भीतर कुछ सेटल होता जा रहा था। पिछली घटनाओं की स्मृतियां बिना शोर के उसके मन में तैरती रहती थीं। लोअर रियल्म का संघर्ष, पहली अवेकनिंग, सिस्टम की ठंडी लेकिन सटीक भाषा, हायर रियल्म में कदम रखते ही बदला हुआ प्रेशर, और वह अनदेखा कनेक्शन जो अब भी पूरी तरह सामने नहीं आया था लेकिन पूरी तरह गायब भी नहीं हुआ था। ये सब अब यादें नहीं बल्कि फाउंडेशन बन चुकी थीं, और इसी फाउंडेशन पर उसका वर्तमान खड़ था। कल्टीवेशन अब किसी एक समय की क्रिया नहीं थी बल्कि हर सांस, हर सोच और हर कदम के साथ अपने आप चल रही थी। हायर रियल्म का वातावरण पहले जैसा नहीं लग रहा था, या शायद आरव ही बदल चुका था। हवा में मौजूद स्पिरिचुअल डेंसिटी अब बोझ नहीं लगती थी बल्कि गाइडेंस जैसी महसूस होती थी। हर दिशा में फैला प्रेशर उसके शरीर से टकराकर टूट नहीं रहा था बल्कि उसके भीतर घुलकर बैलेंस में बदल रहा था। उसका बॉडी कोर अब रियल्म की एनर्जी को बिना किसी संघर्ष के एब्जॉर्ब, रिफाइन और सर्कुलेट कर पा रहा था। यही वह अवस्था होती है जहां कल्टीवेटर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर उसकी नींव चुपचाप मजबूत होती जा रही होती है। और इसी शांति
के कारण कई निगाहें अनजाने में उसकी ओर खींचने लगी थीं। वह किसी फैक्शन के साथ नहीं था, किसी बैनर के नीचे नहीं खड़ा था, फिर भी उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ कल्टिवेटर्स उसे देखकर रुक जाते, कुछ उसकी दिशा बदल लेते और कुछ बस दूर से ऑब्जर्व करते रहते। हायर रियल में कोई बिना कारण ऑब्जर्व नहीं करता और आरव यह अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसने किसी भी प्रतिक्रिया को महत्व नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अभी दिखाई देना जरूरी नहीं है, अभी समझा जाना ज्यादा खतरनाक है। चलते चलते एनवायरनमेंट में एक बहुत हल्का सा बदलाव आया, इतना सूक्ष्म कि सामान्य कल्टीवेटर उसे महसूस भी न कर पाए, लेकिन आरव की परसेप्शन ने उसे तुरंत पकड़ लिया, जैसे स्पेस ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी हो और फिर छोड़ दी हो। यह कोई हमला नहीं था, न ही कोई चेतावनी, बल्कि एक परीक्षण जैसा था, देखना कि कौन फ्लो के साथ चलता है और कौन उसके खिलाफ जाता है। आरव ने कदम नहीं रोके, उसने अपनी गति भी नहीं बदली, बस भीतर अवेयरनेस को और शार्पन कर लिया, और यही डिसीजन उस पल सबसे सही साबित हुआ। सिस्टम सक्रिय, वर्तमान दबाव स्तर नियंत्रित, HOST की आंतरिक स्थिरता उच्च, HIGHER रियन का पर्यवेक्षण जारी है। सुझाव: वर्तमान प्रवाह बनाए रखे। सिस्टम की आवाज हमेशा की तरह सीधी और बिना भावनाओं के थी, लेकिन उसके शब्दों का वजन साफ महसूस हो रहा था। यह कोई साधारण सूचना नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि अब वह स्टेज आ चुकी है जहां रियन खुद कल्टीवेटर को पहचानने लगता है। आरव के भीतर कोई उत्तेजना नहीं जगी, न ही गर्व, बल्कि एक गहरी स्पष्टता पैदा हुई। उसे पता था कि जितना शांत वह अभी रहेगा, उतना ही आगे चलकर खतरनाक साबित होगा। आगे बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि कुछ रास्ते अपने आप थोड़े साफ हो रहे हैं, कुछ प्रेशर जोन्स हल्के से शिफ्ट हो रहे हैं। यह कोई मदद नहीं थी, बल्कि प्रतिक्रिया थी। हायर रियम उन लोगों को रास्ता नहीं देता जो उसे चुनौती देते हैं, बल्कि उन्हें देता है जो उसके नियम समझ लेते हैं। और यही समझ अब आरव के हर कदम में झलकने लगी थी। उसकी ब्लड लाइन शक्ति अभी भी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन वह डोरमेंट भी नहीं थी। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी, जैसे कोई प्राचीन चेतना जो जानती हो कि जल्दबाजी हमेशा विनाश लाती है। इसी दौरान उस अनदेखे कनेक्शन का एहसास फिर से उभरा, पहले से थोड़ा साफ, थोड़ा करीब, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, बस एनर्जी का ऐसा पैटर्न जो उसके सोल के साथ डिस्टर्बिंगली मैच करता था। यह संयोग नहीं हो सकता था, और आरव ने पहली बार स्वीकार किया कि यह कनेक्शन फ्यूचर में किसी बड़े मोड़ से जुड़ा हुआ है। शायद टकराव, शायद गठबंधन, शायद ऐसा सच जो अब तक छुपाया गया था। लेकिन इस एहसास ने उसके फ्लो को नहीं तोड़ा, बल्कि उसे और स्थिर कर दिया। हायर रियन की यही सच्चाई थी। यहाँ सबसे बड़ा शोर चुप्पी में होता है, सबसे बड़ा बदलाव बिना घोषणा के आता है, और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा असर डालता है। आरव अब उसी रास्ते पर था जहाँ हर शांत कदम डेस्टिनी को धीरे धीरे मोड़ रहा था, और आने वाला समय सिर्फ उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसके निर्णयों की भी परीक्षा लेने वाला था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 28। जब मार्ग स्वयं प्रतिक्रिया देता है। हायर रियन की वह शांति जो पहले सिर्फ बाहर महसूस होती थी, अब आरव के भीतर उतर चुकी थी। पिछली घटनाओं की छाया उसके कदमों के साथ चल रही थी। वह अनदेखा कनेक्शन, सिस्टम की चेतावनी नहीं बल्कि पुष्टि जैसी आवाज, और वह एहसास कि अब उसे सिर्फ देखा नहीं जा रहा बल्कि परखा जा रहा है। ये सब स्मृतियां नहीं रहीं बल्कि वर्तमान का हिस्सा बन चुकी थीं। आरव के लिए अब आगे बढ़ना कोई लक्ष्य नहीं था बल्कि स्वाभाविक गति थी, जैसे रुकना अब विकल्प ही न हो। कल्टीवेशन पूरी तरह सीमलेस हो चुकी थी, एनर्जी फ्लो में कोई उछाल नहीं, कोई रुकावट नहीं, सब कुछ संतुलन में, और यही संतुलन हायर रियल्म में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एनवायरनमेंट ने सटली प्रतिक्रिया देनी शुरू की। यह कोई अचानक बदलाव नहीं था बल्कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रेशर था।
हवा थोड़ी भारी, जमीन थोड़ी सख्त, स्पेस थोड़ी तंग, लेकिन यह दबाव शरीर को कुचलने के लिए नहीं था बल्कि परखने के लिए था। कई कल्टीवेटर्स इस फेज में खुद को रोक लेते हैं, कुछ पीछे हटते हैं, कुछ अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं और वहीं गलती कर बैठते हैं। लेकिन आरव ने न रुकने का फैसला किया और न ही शक्ति दिखाने का, उसने सिर्फ बैलेंस बनाए रखा, और यही डिसीजन हायर रियर्न के लिए एक साफ जवाब बन गया। उसका बॉडी कोर अब हर लेयर के दबाव को अलग अलग पढ़ रहा था। एनर्जी भीतर जाती, थोड़ी कॉम्प्रेस होती, रिफाइन होती और फिर पूरे शरीर में फैल जाती। ब्लड लाइन शक्ति अब भीतर से हल्का सा जाग रही थी, फ्लेयर नहीं कर रही थी, लेकिन इग्नोर भी नहीं हो रही थी, जैसे वह खुद देख रही हो कि सामने क्या आने वाला है। आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह अलर्ट थी, क्योंकि उसे साफ समझ आ रहा था कि यह सिर्फ रास्ता नहीं बदल रहा, यह रास्ता चुन रहा है। इसी समय हायर रियर्न ने एक और सटल कदम उठाया। आसपास के स्पेस में हल्का सा डिस्टॉर्शन आया, इतना कम कि आंखें उसे पकड़ न पाएं, लेकिन अनुभवी कल्टीवेटर्स की इंस्टिंक्ट तुरंत रिएक्ट कर जाए। कुछ दूर खड़े कल्टीवेटर्स अचानक रुक गए, कुछ ने अपनी दिशा बदल ली और कुछ ने अनकॉन्शियसली दूरी बना ली। आरव ने यह सब देखा लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसके लिए यह डिस्टरबेंस बाहरी नहीं थी, यह उसके लिए एक कन्फर्मेशन थी कि वह अब उस जोन में प्रवेश कर चुका है जहां रियर्न एक्टिव होकर रिस्पॉन्स देता है। सिस्टम सक्रिय। वर्तमान अवस्था, मार्ग परीक्षण चरण। HOST का संतुलन स्थिर और अनुकूल। आंतरिक कोर ने दबाव को स्वीकार कर लिया है। यह प्रक्रिया आगे की दिशा निर्धारित करेगी। सिस्टम की यह पंक्तियां किसी आदेश जैसी नहीं थीं, बल्कि स्थिति का विवरण थीं। आरव ने भीतर से इसे स्वीकार किया। उसने अपनी कल्टीवेशन को और शांत किया, पावर को बाहर धकेलने के बजाय भीतर समेटा, और तभी उसे एहसास हुआ कि जिस अनदेखे कनेक्शन का संकेत पहले मिला था वह अब और करीब आ रहा है। दूरी अभी भी बनी हुई थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच और साफ हो चुका था। यह कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं हो सकता था, और न ही कोई आकस्मिक घटना। यह कोई ऐसा अस्तित्व था जो हायर रियर्न की मेन फ्लो से गहराई से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ते के कुछ हिस्से अपने आप स्पष्ट होते चले गए। कुछ जगहों पर प्रेशर अचानक हल्का हो गया और कुछ जगहों पर इतना डेंस कि सामान्य कल्टीवेटर वहां टिक ही न सके। आरव ने बिना रुके इन क्षेत्रों को पार किया। उसका शरीर अब प्रेशर के साथ फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे गाइड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यही वह अवस्था थी जहां कल्टीवेशन स्किल और इंस्टिंक्ट एक हो जाते हैं। इसी दौरान दूर कहीं किसी ने उसकी दिशा में पहली बार खुलकर ध्यान दिया। कोई शब्द नहीं बोले गए, कोई सिग्नल नहीं भेजा गया, लेकिन ऑब्जर्वेशन की इंटेंसिटी बदल चुकी थी। आरव को इसका सीधा एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक इंस्टिंक्टिव सर्टेनिटी बैठ गई कि अब उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, अब उसके कदम हायर रियर्न के संतुलन से जुड़ने लगे हैं। हायर रियर्न में यही नियम होता है। जब कोई कल्टीवेटर खुद को नहीं थोपता बल्कि फ्लो के साथ चलता है, तो रियर्न खुद तय करता है कि उसे कहां तक जाने देना है। और आरव अब उस बिंदु को पार कर चुका था जहां वापसी सिर्फ इच्छा का मामला नहीं रहती। उसके आगे जो है वह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अब हर अगला कदम पहले से भारी होगा और हर निर्णय पहले से ज्यादा दूर तक असर डालेगा। कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि और गहरी होती है, क्योंकि हायर रियल्म में जब मार्ग स्वयं प्रतिक्रिया देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 29। पहला हस्तक्षेप। हायर रियर्न की उस बदलती हुई शांति में अब एक हल्की सी खरोंच महसूस होने लगी थी। पिछले समय का वह स्टेडी फ्लो जो अब तक बिना रुकावट के आगे बढ़ रहा था, उसमें एक सूक्ष्म सा मोड़ आने लगा था। आरव को यह एहसास तुरंत हुआ कि यह मोड़ किसी बाहरी आक्रमण का नहीं, बल्कि किसी कॉन्शियस निर्णय का परिणाम है।
जैसे कोई शक्ति अब सिर्फ ऑब्जर्व करने से संतुष्ट न होकर सीधे प्रभाव डालने की तैयारी कर रही हो। पिछली घटनाओं की स्मृति, वह अनदेखा कनेक्शन, रास्तों का अपने आप क्लियर होना, प्रेशर जोन्स का बदलना, अब सब एक साथ जुड़ते हुए किसी बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहे थे। और आरव जानता था कि हायर रियल्म में जब संकेत स्पष्ट होने लगते हैं तब चुप रहना भी एक तरह का उत्तर बन जाता है। उसने अपनी गति नहीं बदली, लेकिन अवेयरनेस को और गहरा कर लिया। बॉडी कोर अब पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो चुका था। एनर्जी का हर सूक्ष्म उतार चढ़ाव उसके लिए साफ महसूस होने लगा था। और तभी एनवायरनमेंट ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। हवा में मौजूद स्पिरिचुअल डेंसिटी अचानक कॉम्प्रेस हुई, स्पेस जैसे थोड़ा सिकुड़ गया हो। प्रेशर किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर तरफ से एक साथ आया। यह हमला नहीं था, यह एक घेराव था। एक ऐसा घेराव जो ताकत नहीं बल्कि नियंत्रण को परखता है। कई कल्टिवेटर्स इस स्थिति में इंस्टिंक्टिवली अपनी शक्ति बाहर निकाल देते हैं और वहीं खुद को एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन आरव ने ऐसा नहीं किया। उसने प्रेशर को भीतर आने दिया, उसे सर्कुलेट होने दिया और फिर उसी प्रेशर को बैलेंस में बदल दिया। इसी क्षण उसे साफ महसूस हुआ कि अब वह सिर्फ रियन द्वारा परखा नहीं जा रहा बल्कि किसी विशेष दृष्टि का केंद्र बन चुका है। यह दृष्टि सामान्य कल्टिवेटर्स की नहीं थी, इसमें अनुभव की गहराई थी, समय का वजन था और पावर का ऐसा रिस्ट्रेंट था जो सिर्फ लंबे समय तक जीवित रहने वालों में आता है। आरव के भीतर हल्की सी मुस्कान नहीं बल्कि एक ठंडी स्पष्टता आई, क्योंकि वह समझ चुका था यह पहला हस्तक्षेप है, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन इरादे के साथ। सिस्टम सक्रिय, परिस्थिति अद्यतन, बाहरी हस्तक्षेप दर्ज किया गया। यह हस्तक्षेप शत्रुतापूर्ण नहीं है। उद्देश्य क्षमता और स्थिरता का मूल्यांकन। सुझाव, शक्ति का प्रदर्शन न्यूनतम रखे। सिस्टम की यह पंक्तियां पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। यह सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा था बल्कि दिशा तय कर रहा था। आरव ने अपने भीतर उभरती ब्लड लाइन ऊर्जा को फिर से शांत किया, उसे बाहर आने से रोका, क्योंकि वह जानता था कि अभी शक्ति दिखाना जीत नहीं बल्कि कहानी का खुल जाना होगा। और हायर रियल्म में अपनी पूरी कहानी समय से पहले खोलना सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, प्रेशर में बदलाव आया। घेराव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ लेकिन उसकी तीव्रता बदल गई। यह साफ संकेत था कि उसका उत्तर स्वीकार किया गया है। आसपास मौजूद कुछ कल्टिवेटर्स ने अनजाने में राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें भी महसूस हो गया था कि अभी जो कुछ हुआ वह सामान्य नहीं था। कुछ ने आरव की ओर पहली बार सीधे देखा, कुछ ने मन ही मन उसका नाम फ्यूचर के लिए याद कर लिया और कुछ ने तय कर लिया कि इस व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। इसी दौरान वह अनदेखा कनेक्शन, जो अब तक दूरी बनाए हुए था, पहली बार क्लैरिटी के करीब आया। कोई चेहरा नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एनर्जी पैटर्न अब साफ था। यह कोई ऐसा अस्तित्व था जो हायर रियन के संतुलन से सीधे जुड़ा हुआ था और जिसका आरव से जुड़ना किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकता था। यह एहसास भारी था लेकिन डरावना नहीं, क्योंकि आरव के भीतर अब यह सर्टेनिटी बैठ चुकी थी कि उसकी यात्रा अकेली नहीं है और जो भी सामने आने वाला है वह टालने के लिए नहीं बल्कि सामना करने के लिए है। हायर रियन की यही क्रूर सच्चाई है। यहाँ पहला हस्तक्षेप हमेशा शांत होता है, बिना घोषणा के, बिना टकराव के, लेकिन उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। आरव अब उस बिंदु को पार कर चुका था जहां वह सिर्फ एक उभरता कल्टिवेटर था। अब वह एक ऐसा तत्व बन चुका था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में यह हस्तक्षेप सिर्फ संकेत नहीं रहेगा बल्कि स्पष्ट रूप लेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असली गति पकड़ती है, क्योंकि हायर रियल्म में जब पहली बार कोई बाहर से हाथ बढ़ाता है तब समझ लेना चाहिए कि अगला कदम या तो गठबंधन की ओर होगा या टकराव की ओर, और दोनों ही रास्ते आसान नहीं होते। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 30। जो सामने नहीं आई।
पर कहानी से बाहर भी नहीं थी। पिछले घटनाक्रम कोई बीती हुई बात नहीं बने थे, बल्कि एमसी की चेतना में ऐसे बह रहे थे जैसे अभी अभी घटे हों। कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू के बाद शरीर में स्थिरता आ चुकी थी, लेकिन उस स्थिरता के नीचे कुछ ऐसा चल रहा था जिसे शब्दों में पकड़ पाना मुश्किल था। उसकी सांसें सामान्य थीं, हार्ट रेट संतुलित था, कोर परफेक्टली बैलेंस्ड घूम रहा था, फिर भी भीतर एक हल्का सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे आगे की बजाय थोड़ा सा किनारे की ओर खींच रहा हो। यह न तो खतरे जैसा था और न ही अवसर जैसा, बल्कि किसी अधूरे चैप्टर की याद जैसा था जो कभी लिखा ही नहीं गया, लेकिन कहानी में हमेशा मौजूद रहा। एमसी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदमों के साथ उसकी चेतना पीछे भी चल रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अकेले कल्टीवेशन की राह चुनी थी, कैसे हर डिसीजन खुद लिया, हर लॉस खुद झेला और हर पावर को अपने दम पर पाया। फिर भी आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद शुरुआत से ही वह पूरी तरह अकेला नहीं था। शायद कुछ चीजें हमेशा बैकग्राउंड में थीं, बिना हस्तक्षेप किए, बिना पहचान बताए, बस मौजूद रहकर। हवा में कोई स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नहीं था, आसमान सामान्य था, जमीन शांत थी, फिर भी उस शांति में एक अलगसी गहराई थी, जैसे किसी ने रियलिटी की सतह के नीचे कुछ देर के लिए सांस ली हो। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन इस बार उसका टोन पहले जैसा सख्त या मैकेनिकल नहीं था। सिस्टम सूचना वर्तमान क्षेत्र में सूक्ष्म भावनात्मक रेजोनेंस दर्ज विश्लेषण। यह किसी कल्टीवेशन टेक्निक या एनिमी ऑरा से मेल नहीं खाता। स्थिति उपयोगकर्ता की डेस्टिनी लाइन में अस्थायी OVERLAP। एमसी ने सिस्टम की बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान शब्दों से ज्यादा उस खालीपन पर था जो अब खाली नहीं लग रहा था। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, फिर भी एक प्रेजेंस थी, इतनी हल्की कि नकारी जा सकती थी, लेकिन इतनी गहरी कि भुलाई नहीं जा सकती। यह ऐसा एहसास था जैसे कोई बहुत दूर खड़ा होकर भी तुम्हारी हर कमजोरी और हर ताकत जानता हो, बिना जांच किए, बिना रोके, बस देखता हुआ। उसका कल्टीवेशन अपने आप और स्मूथ हो गया। एनर्जी फ्लो में कोई उछाल नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, बल्कि परफेक्ट अलाइनमेंट, जैसे किसी अनसीन गाइड ने बस डायरेक्शन ठीक कर दी हो। एमसी समझ गया कि यह सहायता नहीं है, यह संरक्षण भी नहीं है, यह बस कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो अभी नाम नहीं चाहता, पहचान नहीं चाहता, लेकिन समय आने पर पूरी कहानी बदल सकता है। सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। स्थिति अद्यतन, प्रमुख प्रभाव की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं। निष्कर्ष, यह हस्तक्षेप नहीं, यह निरंतर अवलोकन है। टिप्पणी, यह कड़ी अभी प्रकट नहीं होगी। एमसी ने आंखें बंद नहीं की, उसने रुकने का फैसला भी नहीं किया, क्योंकि वह जानता था जो चीजें डेस्टिनी से जुड़ी होती हैं, वे बुलाने से नहीं आती और रोकने से नहीं जाती। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब उसके कदमों में पहले जैसी एकाकी ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था, बिना कारण, बिना प्रमाण। कहानी यहीं नहीं रुकी, न ही कोई नया अध्याय खुला, बस इतना बदला कि अब एमसी की यात्रा में एक ऐसा साया जुड़ चुका था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर मोड़ पर मौजूद था। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जो सामने आकर लड़ता है उससे निपटा जा सकता है, लेकिन जो किस्मत की तरह साथ चलता है उससे बचना नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना ही विकल्प होता। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 31, जहां रास्ते बदलते हैं। हिडन वैली से बाहर निकलने के बाद आरव सिंह चौधरी को पहली बार सच में महसूस हुआ कि कल्टीवेशन सिर्फ शक्ति बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह उन रास्तों को चुनने की प्रक्रिया है जहां हर कदम के साथ दुनिया का विरोध भी बढ़ता जाता है। घाटी के भीतर सब कुछ शांत था, जैसे समय खुद रुक गया हो, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, हवा में मौजूद क्यूआई अस्थिर थी, उसमें लालच, डर और संघर्ष की गंध मिली हुई थी। यह लोअर रियल्म का असली स्वरूप था, जहां हर कल्टीवेटर किसी न किसी बोझ को ढो रहा होता है। आरव बिना किसी जल दबाजी के आगे बढ़ता रहा,
उसका कल्टीवेशन स्तर अभी भी बाहरी दुनिया की नज़रों में अस्पष्ट था, लेकिन उसके भीतर कोर और बॉडी के बीच जो संतुलन बन चुका था वह उसे सामान्य कल्टीवेटर्स से अलग कर रहा था। रास्ते के दोनों ओर पुराने पत्थर और टूटे हुए कल्टीवेशन मार्क्स बताते थे कि यह मार्ग साधारण नहीं है। यहाँ से न जाने कितने लोग सेक्ट्स की ओर गए होंगे और कितने यहीं गुम हो गए होंगे। चलते चलते आरव को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह उस बिंदु पर आ चुका है जहाँ हर नया स्थान उसे पहचानने लगेगा, चाहे वह खुद को छुपाने की कितनी भी कोशिश करे। कुछ दूर जाने पर सामने खुला हुआ क्षेत्र दिखा जहां कई कल्टीवेटर्स रुके हुए थे। कोई यात्रा के लिए साथी खोज रहा था, कोई पिल्स बेच रहा था और कोई बस यहाँ इसलिए खड़ा था क्योंकि अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। आरव जैसे ही वहां पहुंचा, आसपास की नजरें अनजाने में उसकी ओर खिंच गईं। यह अट्रैक्शन किसी दिखावटी ऑरा की वजह से नहीं थी बल्कि उस स्थिरता की वजह से थी जो उसकी चाल में थी। तभी उसके सामने एक व्यक्ति आगे आया। उसका नाम हालुओ था, नॉर्दर्न आयरन क्लिफ सेक्ट से जुड़ा हुआ, उम्र 32 वर्ष। उसका काम इस क्षेत्र से गुजरने वाले कल्टीवेटर्स की जांच करना था। उसकी कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म के मध्य स्तर पर थी और इसी वजह से उसकी आवाज में स्वाभाविक दबाव था। उसने आरव से नाम, आने का कारण और गंतव्य पूछा। यह पूछताछ औपचारिक थी, लेकिन उसमें चेतावनी छुपी हुई थी। आरव ने बिना किसी टकराव के अपना नाम बताया और इतना ही कहा कि वह ग्रे सैंड सिटी की ओर जा रहा है। बस यही एक वाक्य वातावरण को थोड़ा बदलने के लिए काफी था, क्योंकि ग्रे सैंड सिटी लोअर रियल्म का वह केंद्र था जहां शक्ति, व्यापार और सूचनाएं एक दूसरे से टकराती थीं। उसी समय थोड़ी दूरी पर खड़ी एक युवती सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसका नाम में एक्सयूई था, एज़्योर मून पवेलियन की डिसाइपल, उम्र 19 वर्ष। उसकी कल्टीवेशन अभी फाउंडेशन रियल्म के अंतिम स्तर पर थी, लेकिन उसकी असली क्षमता लोगों की क्यूआई और इंटेंशंस को पढ़ने में थी। उसे आरव में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे वह तुरंत शब्दों में नहीं बांध पाई, जैसे यह व्यक्ति अभी पूरी तरह खुला नहीं है, लेकिन जब खुलेगा तो उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। में एक्सयूई ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके मन में यह तय हो चुका था कि यह व्यक्ति साधारण ट्रैवलर नहीं है और उसका नाम भविष्य की रिपोर्ट्स में जरूर आएगा। वहीं पास ही एक और व्यक्ति खड़ा था, किन शुओ, उम्र 27 वर्ष, एक वॉन्डरिंग एल्केमिस्ट, न किसी सेक्ट से बंधा हुआ न किसी परिवार से। उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन रियल्म के अंतिम चरण में थी, लेकिन उसकी असली ताकत उसके कनेक्शंस और रेयर पिल्स में थी। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसके भीतर इंस्टिंक्टिवली यह भावना जगी कि इस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं, बल्कि दूरी के साथ जुड़ाव रखना बेहतर होगा। इन सब के बीच आरव शांत खड़ा रहा। न उसने अपनी शक्ति दिखाई और न ही किसी से विशेष व्यवहार किया। तभी डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम की आवाज उसके भीतर गूंजी। यह आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके शब्द स्पष्ट थे। स्थान पुष्टि, बाहरी मार्ग, भविष्य की धारा में नए संपर्क दर्ज। कोई इनाम नहीं, कोई चमकदार सूचना नहीं, बस एक संकेत कि यह मुलाकातें व्यर्थ नहीं हैं। आरव ने भीतर ही भीतर समझ लिया कि सिस्टम अब सिर्फ उसे शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि उसके चारों ओर बनने वाली कहानी को भी चिन्हित कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद रास्ता खुल गया और कल्टीवेटर्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आरव ने भी कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार उसका रास्ता पहले जैसा अकेला नहीं था। भले ही वह अकेला चल रहा हो, लेकिन उसकी उपस्थिति अब दूसरों की स्मृति में दर्ज हो चुकी थी। ग्रे सैंड सिटी की दिशा में बढ़ते हुए आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि यह मार्ग सिर्फ एक शहर तक नहीं जाता, बल्कि उस भविष्य की ओर जाता है जहां उसके निर्णय, उसके रिश्ते और उसकी शक्ति मिलकर एक ऐसी कहानी बनाएंगे जिसे रोका नहीं जा सकेगा। यह सिर्फ एक और यात्रा नहीं थी, यह उस चरण की शुरुआत थी जहां आरव सिंह चौधरी का नाम धीरे धीरे लोअर रियल्म में गूंजने वाला था, बिना घोषणा के, बिना युद्ध के, लेकिन ऐसी स्थिरता के साथ जिसे अनदेखा करना असंभव होगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम।
एपिसोड 32। रेत के शहर की सांस। ग्रे सैंड सिटी की सुबह किसी साधारण शहर जैसी नहीं थी। यहाँ सूरज निकलने से पहले ही लोगों की किस्मतें तय होने लगती थीं। पिछली रात जो खामोशी आरव सिंह चौधरी ने महसूस की थी वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी। गलियों में क्यूआई की हलचल तेज थी, जैसे शहर खुद जागकर अपने भीतर छिपी हर परछाई को गिन रहा हो। आरव डस्ट वेल इनकी छत पर खड़ा नीचे फैलती हुई रेत और पत्थरों की भूल भुलिया को देख रहा था। बीते कुछ दिनों की घटनाएं बिना शब्दों के उसके मन में बह रही थीं। हिडन वैली से निकलना, बॉडी और ब्लड का नया संतुलन, सिस्टम की लगातार बढ़ती चुप्पी और फिर इस शहर में कदम रखते ही महसूस हुआ वह अनदेखा दबाव। यह सब किसी एक बिंदु की ओर इशारा कर रहा था, जैसे उसकी यात्रा का प्रवाह अब खुद अपनी दिशा चुन रहा हो। नीचे सड़क पर चलते कल्टीवेटर्स की चाल में सावधानी थी। कोई तेज नहीं चलता था, कोई बेवजह रुकता नहीं था। ग्रे सैंड सिटी में ठहराव और जल्दबाजी दोनों ही जानलेवा हो सकते थे। जब आरव नीचे उतरा और बाजार की ओर बढ़ा तो उसे साफ महसूस हुआ कि आज नजरें और गहरी हैं। कल क्यूरियोसिटी थी, आज कैलकुलेशन है। जैसे ही वह सेंट्रल मार्केट के आउटर रिंग में पहुंचा, सामने एक छोटा सा टकराव हुआ। यह टकराव शब्दों का नहीं बल्कि ऑरा का था। रास्ता रोककर खड़ा व्यक्ति झाओमिंग था। उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्रे सैंड सिटी गार्ड कोर्ट्स का वाइस कैप्टन, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियर्न के मिड स्टेज में। उसका काम सिटी के भीतर बैलेंस बनाए रखना और उन वेरिएबल्स को चिन्हित करना था जो आगे चलकर ट्रबल बन सकते हैं। झाओ मिंग ने कोई हथियार नहीं उठाया, बस अपने क्यूआई को हल्का सा फैलाया। यह चेतावनी थी, चुनौती नहीं। आरव ने एक पल भी नहीं रुका। उसने न ऑरा बढ़ाया न दबाया, बस चलता रहा। और उसी क्षण झाओ मिंग को एहसास हुआ कि सामने वाला व्यक्ति उसके क्यूआई को अनदेखा कर गया है। यह ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह उससे भी खतरनाक था, पूर्ण नियंत्रण। झाओ मिंग ने पीछे से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी क्षण आरव का नाम सिटी गार्ड रिकॉर्ड्स में ऑब्जर्व ओनली श्रेणी में चला गया। मार्केट के भीतर पहुंचते ही शोर बढ़ गया, लेकिन यह शोर असली बातों को छुपाने के लिए था। पिल्स की बोलियां, आर्टिफैक्ट्स की विस्पर्स और सेक्ट एजेंट्स की धीमी बातें। आरव इस सब के बीच ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे यह उसका पहला शहर न हो, लेकिन भीतर उसका ध्यान हर मूवमेंट पर था। एक तरफ उसे किन शुओ फिर दिखा, वही वॉन्डरिंग एल्केमिस्ट, उम्र 27 वर्ष, फाउंडेशन रियल्म लेट स्टेज। आज उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी क्योंकि ऑक्शन हॉल की खबरें फैल चुकी थीं। दूसरी ओर एज़्योर मून पवेलियन की डिसाइपल में एक्सयूई छाया में खड़ी थी, उम्र 19 वर्ष, कल्टीवेशन अभी भी फाउंडेशन रियल्म पीक, लेकिन उसकी निगाहें किसी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से ज्यादा पैनी। वह आरव को देख रही थी, आंक रही थी और अपने भीतर किसी अदृश्य रिपोर्ट को पूरा कर रही थी। इन सबके बीच आरव को अचानक एहसास हुआ कि यह शहर सिर्फ बाहर से उसे देख नहीं रहा बल्कि उसके फ्यूचर को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसी क्षण सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी, बिना किसी भावना के लेकिन स्पष्ट। दैनिक संकेत, सक्रिय पर्यवेक्षण, गहराया। कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई टास्क नहीं, बस यह संकेत कि अब हर कदम का वजन बढ़ चुका है। आरव ने सिस्टम की सूचना को स्वीकार किया और मार्केट से बाहर की ओर मुड़ गया। वह जानता था कि अभी दिखना लाभदायक नहीं है। ग्रे सैंड सिटी में जो जल्दी उभरता है वह उतनी ही जल्दी कुचला भी जाता है। जैसे जैसे वह सिटी वॉल की दिशा में बढ़ा, हवा में रेत के साथ कुछ और भी बह रहा था। पुरानी दुश्मनियां, अधूरे समझौते और आने वाले संघर्षों की गंध। दीवार के पास पहुंचकर उसने पूरे शहर को फिर देखा। ऊंचाई से सब कुछ शांत लगता था, लेकिन नीचे हर सांस के साथ टेंशन बढ़ रहा था। शाम ढलने से पहले ही सिटी के भीतर हलचल और तेज हो गई। गार्ड्स की पेट्रोल बदली, मर्सनरी ग्रुप्स मूव करने लगे और सेक्ट एजेंट्स अपने अपने ठिकानों की ओर खिसकने लगे। आरव वापस इनकी ओर लौटा, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ग्रे सैंड सिटी उसे सिर्फ परख नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे उसे अपनी धारा में खींच रहा है। कमरे में बैठते ही ब्लड लाइन के भीतर हल्की सी प्रतिक्रिया हुई, बहुत हल्की,
जैसे किसी दूर मौजूद चीज ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। सिस्टम की आवाज एक आखिरी बार उभरी, धारा स्थिर, अगला परिवर्तन निकट, और फिर शांति छा गई। आरव आंखें बंद करके सांस लेने लगा। उसने कल्टीवेशन शुरू नहीं किया, उसने बस संतुलन बनाए रखा, क्योंकि वह जानता था कि इस शहर में अगला कदम ताकत से नहीं बल्कि सही समय से तय होगा। और ग्रे सैंड सिटी का समय अब धीरे धीरे उसके साथ तालमेल बिठा रहा था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 33। छुपा हुआ सौदा, खुलती नीति। ग्रे सैंड सिटी की रात कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती। यहाँ अंधेरा भी रेत की तरह छनकर आता है। ईपी 32 की घटनाएं अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं पड़ी थीं कि शहर की सांसें बदलने लगीं, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर संकेत दे दिया हो। आरव सिंह चौधरी खिड़की के पास खड़ा बाहर टिमटिमाती लैंटर्न लाइंस को देख रहा था। पिछले एपिसोड का असर बिना शब्दों के उसके भीतर बह रहा था। झाओ मिंग की नपीतुली चेतावनी में एक्सयूई की ठहरी हुई निगाहें, किन शुओं की बेचैनी और सिस्टम की ठंडी सूचनाएं, सब कुछ ऐसे जुड़ रहा था जैसे एक ही धागे के अलग अलग सिरों पर गांठें पड़ रही हों। वह जानता था कि ग्रे सैंड सिटी में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो अचानक लगता है वह पहले से तय होता है। और आज रात शहर का वजन कुछ ज्यादा ही भारी था। इनसे निकलते समय उसने अपना ऑरा दबा कर रखा, पर शरीर और रक्त का संतुलन पूरी तरह खुला था। यह वही स्थिति थी जहां वह दिखता नहीं था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। नैरो सैंड एली में उसे पहला टकराव मिला। सामने से आता व्यक्ति हुओ लिन, उम्र लगभग 42 वर्ष, रेड फैंग मर्सनरी ग्रुप का फील्ड लीडर, पेशा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और एस्कोर्ट मिशंस, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियर्न अर्ली स्टेज। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर आंखों में डर नहीं बल्कि पहचान थी। वो लिन ने आरव को रोका नहीं, बस एक पल के लिए रास्ते के बीच खड़ा हुआ। क्यूआई हल्का सा लहराया। यह सिटी कोड का साइलेंट ग्रीटिंग था। आरव ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उस एक क्षण में दोनों समझ गए कि आज दुश्मनी नहीं, सिर्फ मौजूदगी दर्ज हुई है। ग्रे सैंड सिटी में यही सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। हिडन ऑक्शन हॉल की दिशा में जाते हुए शहर की परतें खुलती चली गईं। यह जगह बाहर से कोई हॉल नहीं थी, बल्कि 3 पुराने गोदामों के नीचे फैला हुआ एक लेयर्ड स्पेस, जहां हर परत अलग नियमों से चलती थी। एंट्रेंस के पास लू यान मिला, उम्र 27 वर्ष, ग्रे सैंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क का रनर, पेशा खबरें बेचना और आइडेंटिटीज ढूंढना, कल्टीवेशन फाउंडेशन रियल मिड स्टेज। उसका काम नाम पूछना नहीं था बल्कि ऑरा पढ़ना था। उसने आरव को देखा, पल भर को रुका, फिर बिना सवाल किए रास्ता दे दिया। यह पहला संकेत था कि आरव की ऑब्जर्व ओनली स्थिति अब अंडरग्राउंड तक पहुंच चुकी है। हॉल के भीतर कदम रखते ही आवाजें धीमी हो गईं। यहाँ लोग बोलते कम थे, सौदे ज्यादा होते थे। आर्टिफैक्ट्स की चमक रेत की धूल में दबी हुई थी। पिल्स की खुशबू क्यूआई के साथ मिलकर हवा में तैर रही थी। ऑक्शन के दौरान आरव किसी आइटम पर बोली लगाने नहीं आया था, वह यहाँ संबंध देखने आया था। ऊपर बालकॉनी में एल्डर सन मो बैठा था, उम्र लगभग 55, सैंडवेल ट्रेड यूनियन का हिडन एल्डर, पेशा बड़े सौदों का अंतिम संतुलन, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल पीक। उसकी निगाहें पूरे हॉल को नहीं बल्कि उन 2-3 व्यक्तियों को देख रही थीं जो भविष्य में सिटी को हिला सकते थे। उन्हीं में आरव भी शामिल हो चुका था। नीचे क्राउड में एक्सयूई की परछाई फिर दिखी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एज़्योर मून पवेलियन की सीनियर लैनरुओ, उम्र 24, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल अर्ली स्टेज। उनका काम सिर्फ खरीदना नहीं था बल्कि यह तय करना था कि कौन खरीदार भविष्य में अलाई बन सकता है और कौन खतरा। आरव ने उनसे दूरी बनाए रखी। वह जानता था कि अभी डेस्टिनी का धागा दिखाना सही नहीं। जैसे ही एक एंशिएंट जेड स्लिप ऑक्शन में आई, सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी, दैनिक संकेत सक्रिय, आंशिक अनावरण, कोई रिवॉर्ड घोषित नहीं हुआ। लेकिन आरव के भीतर सोल और ब्लड के बीच हल्का सा रेजोनेंस पैदा हुआ। यह स्लिप उसी लिनिएज से जुड़ी थी जिसे सिस्टम अब तक सीधे छूने नहीं दे रहा था। उसने बोली नहीं लगाई,
लेकिन उस क्षण एल्डर सन मो की आंखें उस पर टिक गईं। यह साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट था, तुम अभी नहीं खरीदोगे, लेकिन भविष्य में तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ऑक्शन खत्म होते होते ग्रे सैंड सिटी की अंडरग्राउंड हवा बदल चुकी थी। अलायंसेस की पहली रेखाएं खिंच चुकी थीं और आरव बिना किसी वस्तु के वहां से निकल गया, लेकिन खाली हाथ नहीं। बाहर निकलते समय एक आखिरी सामना हुआ। सैंड गेट के पास करावेश, उम्र 30 वर्ष, डेजर्ट नोमैड क्लैन की स्काउट, पेशा राउट मैपिंग और रिसोर्स हंटिंग, कल्टीवेशन फाउंडेशन रियन पीक। उसकी आंखों में शहर की नहीं बल्कि बाहर की दुनिया की प्यास थी। उसने आरव से सिर्फ एक सवाल किया, तुम बाहर जा रहे हो या अंदर धंसने? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका रास्ता दोनों से होकर जाएगा। इन लौटते समय ब्लड लाइन फिर हल्का सा जागा। इस बार सेंसेशन साफ थी, कहीं दूर कोई डेस्टिनी थ्रेड खींच रहा था। सिस्टम ने अंतिम सूचना दी, संबंध अंकित, संघर्ष निकट, और फिर सब शांत हो गया। आरव ने आंखें बंद की, कल्टीवेशन नहीं शुरू की, उसने सिर्फ सांसों को स्थिर रखा, क्योंकि ग्रे सैंड सिटी में असली साधना क्यूआई से नहीं बल्कि सही समय पर उठाए गए कदम से होती है। और उसका अगला कदम अब शहर के भीतर नहीं बल्कि शहर को पार करके तय होने वाला था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 34। रेगिस्तान के पार, भाग्य की पहली आहट। ग्रे सैंड सिटी की दीवारें पीछे छूट चुकी थीं, लेकिन उसका असर अभी भी हवा में था, जैसे रेत कपड़ों से झड़ जाए पर उसकी किरचें त्वचा में चुभी रह जाएं। पिछली रात के साइलेंट सौदे, निगाहों के टकराव और सिस्टम की अधूरी सूचनाएं आरव सिंह चौधरी के भीतर बिना शोर के बह रही थीं। वह सुबह होने से पहले ही सिटी गेट पार कर चुका था, ऊंटमार्गों और कैरावान लाइन्स से हटकर एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ नोमैड्स और कल्टीवेटर्स ही चलते थे। यह वही क्षण था जहां कहानी किसी नए अध्याय में नहीं बल्कि उसी बहाव में आगे बढ़ती है, जैसे नदी मोड़ लेती है पर पानी वही रहता है। सांसों की लय स्थिर थी, कल्टीवेशन जानबूझकर दबाई हुई, क्योंकि बाहर का रेगिस्तान क्यूआई नहीं, धैर्य पर हमला करता है। रेत का समंदर फैलता चला गया, हराइजन पर हीट वेव्स नाच रही थीं, और उसी विकृत दृश्य में पहली हलचल दिखी, दूर से आती कैरावान जो आम व्यापारियों की नहीं थी। आगे चल रहा व्यक्ति राखिम डनहैंड, उम्र लगभग 37 वर्ष, एश नोमैड ट्राइब का कैरावान गार्ड लीडर, पेशा एंशिएंट राउट्स की सुरक्षा और स्पिरिट बीस्ट हंटिंग, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल मिड स्टेज। उसका शरीर स्कार्स से भरा था और ऑरा में स्थिरता थी। कैरावान के पीछे पीछे चलते लोग सामान्य नहीं थे, उनमें से एक स्त्री की उपस्थिति अलग महसूस हो रही थी। बिना ऑरा फैलाए भी उसका ब्लड रिदम आसपास की रेत को हल्का सा खिसका रहा था। आरव ने दूरी बनाए रखी, लेकिन सिस्टम भीतर हल्का सा सक्रिय हुआ। अज्ञात रक्त संगति समीप, कोई नाम नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं, बस संकेत, और यही संकेत सबसे खतरनाक होते हैं। कैरावान के पास पहुंचते ही रास्ता अपने आप साझा हो गया। नोमैड्स में सीधे टकराव नहीं होता, पहले हवा पढ़ी जाती है, फिर इरादा। तभी सामने आई वह स्त्री, ज़हरा अल-नूर, उम्र लगभग 21 वर्ष, एश नोमैड ट्राइब की हिडन प्रिंसेस, बाहर से हीलर और राउट रीडर, भीतर से ट्राइब की ब्लड लाइन एंकर, कल्टीवेशन फाउंडेशन रियल पीक। लेकिन उसकी असली शक्ति कल्टीवेशन में नहीं बल्कि उसके शरीर में थी। सनब्लड बॉडी, डोरमेंट। यह बॉडी अभी जागी नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी ही वातावरण को बदल रही थी। आरव और ज़हरा की निगाहें मिलीं, कोई परिचय नहीं, कोई शब्द नहीं, फिर भी सोल और ब्लड के स्तर पर एक क्षणिक कंपन हुआ, इतना हल्का कि अगर सिस्टम ने दर्ज न किया होता तो शायद खुद आरव भी उसे अनदेखा कर देता। रेगिस्तान अचानक शांत नहीं रहा। सैंडवॉर्म्स की हलचल नीचे से उठी और कैरावान रुक गई। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ब्लैक क्रेस्ट रेडर्स का टेरिटोरी था। सामने निकला वारिक द स्प्लिट जॉ, उम्र 45, रेडर क्लैन का सबलीडर, पेशा कल्टीवेटर्स का शिकार और स्पिरिट रिसोर्सेस की लूट, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म लेट स्टेज। उसके साथ 6 लोग,
सब फाउंडेशन रियर्न के पीक पर स्थिति एक सांस में बदल गई। नोमैड्स पीछे हटे नहीं, लेकिन धरा आगे भी नहीं बढ़ी। यह उसका रोल नहीं था। आरव ने यह सब बिना जल्दी के देखा, क्योंकि यह वही क्षण था जहां डेस्टिनी हल्का सा धक्का देती है। सिस्टम की आवाज फिर आई, हस्तक्षेप वैकल्पिक, और यही विकल्प असली परीक्षा था। जब पहला हमला हुआ तो रेत फटी, क्यूआई टकराया और खून की गंध उठी। आरव ने अब भी अपना पूरा ऑरा नहीं खोला, सिर्फ शरीर और रक्त को सिंक्रनाइज किया। एक ही कदम में दूरी घटी और वारिक की दिशा बदल गई। यह सीधा वार नहीं था, बल्कि मोमेंटम का अपहरण था। वारिक ने पलटकर देखा। पहली बार उसकी आंखों में भ्रम आया। उसने सामने खड़े व्यक्ति को पहचाना नहीं, बस खतरा महसूस किया। संघर्ष लंबा नहीं था, क्योंकि आरव लड़ने नहीं, रास्ता साफ करने आया था। कुछ सांसों में रेडर्स पीछे हटे, दो गिरे, बाकी भागे। नोमैड्स ने पीछा नहीं किया। रेगिस्तान में जीत उतनी ही ली जाती है जितनी जरूरी हो। शांति लौटते ही ज़हरा ने पहली बार बात की। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें आदेश नहीं, स्वीकृति थी। उसने आरव से नाम नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि आगे का रास्ता ग्लास ड्यून्स की ओर मुड़ता है, जहां साधारण कल्टीवेटर नहीं जाते। आरव ने सिर हिलाया। यह पहला मौन समझौता था। कैरावैन और आरव का रास्ता कुछ समय के लिए एक हो गया। चलते चलते सिस्टम ने अंतिम सूचना दी, रक्त संगति अंकित, ज़हरा ALNUR, स्थिति DORMANT। कोई वादा नहीं, कोई बंधन नहीं, बस भविष्य का एक बीज। दिन ढलते ढलते रेत का रंग बदला, सुनहरा से कांच जैसा। दूर ग्लास ड्यून्स की चमक दिखने लगी। कैरावैन वहीं रुकी। नोमैड्स का नियम था कि इससे आगे हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है। ज़हरा ने आखिरी बार आरव की ओर देखा। उस नज़र में सवाल नहीं था, सिर्फ यह एहसास कि फिर मिलना तय है। आरव अकेला आगे बढ़ा। कल्टीवेशन अब भी रोकी हुई, लेकिन भीतर सोल, ब्लड और बॉडी एक नई लय पकड़ रहे थे। कहानी बिना रुके आगे बढ़ रही थी, और रेगिस्तान के उस पार कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जो सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि उसके पूरे मार्ग को आकार देने वाला था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 35। कांच की रेत में दबा हुआ सच। ग्लास ड्यून्स की चमक आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि भीतर तक उतरती थी, जैसे हर कदम के साथ स्मृतियां और भविष्य दोनों एक साथ प्रतिबिंबित हो रहे हों। ग्रे सैंड सिटी पीछे छूट चुकी थी। ऐश नोमैड्स की कैरावैन अब केवल यादों में थी, और ज़हरा अल-नूर की ब्लड रिदम अब भी आरव सिंह चौधरी के भीतर कहीं हल्के से गूंज रही थी। कोई नाम लेकर नहीं, कोई वादा बनकर नहीं, बस एक प्रेजेंस की तरह। सिस्टम की पिछली सूचना अब भी अधूरी लग रही थी। डोरमेंट लिखा था, लेकिन उसका अर्थ केवल सोई हुई शक्ति नहीं, बल्कि समय के लिए बांध कर रखी गई डेस्टिनी थी। आरव इस रेगिस्तान में अकेला नहीं था, पर इस क्षण उसके आसपास कोई नहीं था। सिर्फ कांच जैसी रेत, ऊपर सफेद आकाश और नीचे दबा हुआ अनगिनत युगों का दबा। चलते चलते रेत के नीचे से हल्की कंपन उठी। यह सैंडवॉर्म नहीं था, नहीं कोई बीस्ट, यह कल्टीवेटर प्रेशर था, जानबूझकर फैलाया गया। सामने से तीन आकृतियां उभरीं। उनके कपड़े रेगिस्तान के नहीं, बल्कि सेट क्राफ्टेड थे। सबसे आगे ईशान वर्मा, उम्र 28 वर्ष, ग्लास ड्यून्स मॉनिटरिंग हॉल का आउटर डिसाइपल, पेशा एंशिएंट रूइंस पर नजर रखना और घुसपैठियों की पहचान, कल्टीवेशन फाउंडेशन रियल्म लेट स्टेज। उसके पीछे मीराकाल, उम्र 24, स्पिरिट स्क्राइब, फाउंडेशन रियल्म मिड स्टेज, और तीसरा रुद्रकसेन, उम्र 35, बॉडी रिफाइनर कल्टीवेटर, कोर फॉर्मेशन रियल्म अर्ली स्टेज। उनके आने का ढंग हॉस्टाइल नहीं था, लेकिन न्यूट्रल भी नहीं। यह वह स्थिति थी जहां हर शब्द से पहले ऑरा बोलती है। आरव ने रुककर कल्टीवेशन नहीं खोली, सिर्फ शरीर का वेट एडजस्ट किया। ग्लास ड्यून्स में हल्कापन कमजोरी बन जाता है। ईशान ने औपचारिक स्वर में रास्ते का कारण पूछा। कोई नाम नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ प्रोटोकॉल। आरव ने सीधा उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस जगह पर सच वही होता है जो दिखाया जाए। सिस्टम ने इस क्षण हस्तक्षेप किया। स्थल पहचान, पूर्ण स्थान, ग्लास ड्यून्स, एंशिएंट रिफ्लेक्शन, ZONE।
और उसी के साथ मीरा की आंखों में हल्का कंपन आया। उसने महसूस कर लिया था कि सामने खड़ा व्यक्ति साधारण वॉन्डरर नहीं है। बातचीत बिना तीखे शब्दों के आगे बढ़ी, लेकिन रुद्रक का बॉडी प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह चेतावनी थी, हमला नहीं। आरव ने पहली बार हल्की सी कल्टीवेशन बाहर आने दी, इतनी कि रेत स्थिर हो जाए और हवा थम जाए। यही काफी था। रुद्रक एक पल के लिए रुका। उसके अनुभव ने उसे बताया कि सामने खड़े व्यक्ति से पूरी ताकत से टकराना ग्लास ड्यून्स में आत्महत्या के बराबर होगा। ईशान ने स्थिति समझी और टोन बदली। उसने बताया कि आगे रिफ्लेक्शन जोन है, जहां हर कल्टीवेटर को अपने भीतर दबे सच का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग लौटते नहीं, कुछ लौटते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं। आरव बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ा। यह वही दिशा थी जहां उसे जाना था। पीछे से मीरा की आवाज आई। उसने नाम पूछा। आरव ने सिर्फ आरव कहा, पूरा नाम नहीं, क्योंकि कुछ नाम समय से पहले भारी हो जाते हैं। जैसे ही उसने रिफ्लेक्शन जोन में कदम रखा, वातावरण बदल गया। रेत अब सिर्फ कांच नहीं थी, वह स्मृति बन गई थी। सिस्टम की आवाज गहरी हो गई, आंतरिक परत सक्रिय और अचानक दृश्य बदले। डिवाइन रियल्म की झलक, ग्रैंडफादर की धुंधली आकृति, वह शक्ति जो अभी दूर थी लेकिन जुड़ी हुई थी। जरा की आंखें, बिना चेहरा साफ दिखे भी उसकी प्रेजेंस। और फिर एक और सिलुएट, स्त्री की, शांत लेकिन भारी, जिसकी पहचान सिस्टम ने अभी तक दर्ज नहीं की थी। दबाव बढ़ा। यह कल्टीवेशन का नहीं था, यह चयन का था। आरव का शरीर स्थिर रहा, लेकिन सोल में हलचल हुई। यही ग्लास ड्यून्स की असली परीक्षा थी। यहाँ कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं। यहाँ बस तय होता है कि कौन आगे चलने के योग्य है। सिस्टम ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई लेवल अप नहीं, सिर्फ एक पंक्ति, मार्ग स्थिर। और यही सबसे बड़ा संकेत था। जब आरव बाहर निकला तो ईशान और बाकी दो अब भी वहीं थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। मीरा ने भीतर क्या देखा यह नहीं पूछा, क्योंकि कुछ प्रश्न पूछे नहीं जाते, बस समझे जाते हैं। आरव ने बिना रुके आगे का रास्ता चुना। ग्लास ड्यून्स अब पीछे छूट रही थीं, लेकिन जो सच उसने वहां महसूस किया, वह साथ चल रहा था। कहानी बिना किसी पॉज के आगे बढ़ रही थी, और यह साफ हो चुका था कि अब हर कदम केवल शक्ति नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति और हर डेस्टिनी को छूने वाला था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 36। छाया के पीछे खड़ा नाम। ग्लास ड्यून्स की सीमा पीछे छूट चुकी थी, लेकिन वहां की रेत अभी भी आरव सिंह चौधरी के कदमों में चिपकी हुई थी, जैसे स्मृतियां शरीर से नहीं बल्कि रास्तों से लिपट जाती हों। रिफ्लेक्शन जोन में जो कुछ भी उसने महसूस किया था वह साफ शब्दों में याद नहीं था, पर उसका भार बना हुआ था। सिस्टम की आखिरी पंक्ति, मार्ग स्थिर, अब बार बार भीतर गूंज रही थी। कोई आदेश नहीं, कोई इनाम नहीं, बस यह संकेत कि आगे जो भी होगा वह टाला नहीं जा सकता। दूर क्षितिज पर पत्थर और धूल से बना एक फैलता हुआ नगर उभर रहा था, ब्लैकस्टोन रीच। रेगिस्तान और पर्वतों की सीमा पर बसा वह स्थान जहां व्यापार, कल्टीवेशन और सूचना तीनों एक साथ सांस लेते थे। आरव वहां इसलिए नहीं जा रहा था कि उसे शरण चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि हर बड़े रास्ते से पहले एक ऐसा चौराहा आता है जहां कई किस्मतें टकराती हैं। नगर में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। हवा में रेगिस्तान की रुखापन कम था, लेकिन दबाव अधिक। ब्लैकस्टोन रीच का प्रेशर किसी एक सेक्ट का नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे बड़े गुटों का मिलाजुला भार था। गेट के पास ही पहला टकराव हुआ। कुणाल राठौड़, उम्र 30 वर्ष, ब्लैकस्टोन गार्ड का कैप्टन, पेशा नगर में आने जाने वालों की जांच, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल मिड स्टेज। उसके साथ दो गार्ड्स थे, निखिल जंग्र, उम्र 25, फाउंडेशन रियल पीक, और समर इकबाल, उम्र 27, बॉडी टेम्परिंग रियल लेट स्टेज। सवाल सीधे थे, कहां से आए हो, किस काम से, और किस सेक्ट के नाम पर। आरव ने आधा सच बोला, बिना किसी सेक्ट का नाम लिए, सिर्फ यात्रा का कारण बताया।
कुणाल की निगाहें कुछ पल ठहरी रहीं क्योंकि उसने आरव के भीतर उस तरह की स्थिरता देखी जो अक्सर अकेले चलने वाले कल्टीवेटर्स में नहीं होती। गेट खुल गया, लेकिन निगरानी बनी रही। नगर के भीतर कदम रखते ही आवाजों का सैलाब था। मर्चेंट कॉल्स, पिल्समेल, वेपन ऑरा, और इनके बीच एक अजीब सी शांति जो केवल उन लोगों को महसूस होती है जो लंबे समय से केओस में जीते आए हों। हल्का सा रिकैप जैसे अपने आप बह रहा था। ग्रे सैंड सिटी, ऐश नोमैड्स, ज़हरा की उपस्थिति, ग्लास ड्यून्स की परीक्षा, सब एक धागे में बंधकर वर्तमान से जुड़ते जा रहे थे। आरव ने जिस इन में प्रवेश किया उसका नाम स्टोन वे लॉज था। यहाँ ठहरने वाले साधारण यात्री नहीं होते। इनकी पर ओल्ड उम्र 60 के आसपास, कल्टीवेशन, कोर फॉर्मेशन रियल्म अर्ली स्टेज, पेशा सूचना इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर बेचना। उसकी आंखों ने आरव को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का ट्रबल नहीं खोज रहा, लेकिन ट्रबल उससे दूर भी नहीं रहता। रात गहरी होने से पहले सिस्टम की आवाज फिर उभरी। स्थल से जुड़ा संकेत सक्रिय, शब्द कम थे लेकिन प्रभाव भारी। उसी क्षण नीचे के बाजार से डिस्टरबेंस उठा। ऑरा क्लैश। स्टोन वेल लॉज की खिड़की से दिखा कि दो गुट आमने सामने थे। एक ओर यान लुओ सेक्ट के बाहरी सदस्य, दूसरी ओर स्वतंत्र कल्टीवेटर्स। बीच में खड़ी थी एक स्त्री, चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ, ऑरा शांत लेकिन गहरी। आरव ने उसे पहले नहीं देखा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने उसे रिफ्लेक्शन जोन की उस सिलुएट की याद दिला दी। सिस्टम ने नाम नहीं लिया, कोई स्टेटस नहीं दिखाया, बस मौन रहा, और यही असामान्य था। टकराव जल्दी खत्म हुआ। यान लुओ सेक्ट पीछे हटा, लेकिन वह स्त्री वहीं रुकी। उसकी नजर सीधे आरव की खिड़की तक आई। एक पल के लिए जैसे समय ठहर गया। कोई शब्द नहीं, कोई इशारा नहीं, बस एक पहचान सी, जैसे दोनों ने एक दूसरे को किसी पुराने मोड़ पर पहले ही देख लिया हो। फिर वह मुड़ी और भीड़ में खो गई। ओल्डहा ने धीमी आवाज में बताया कि वह हाल ही में नगर में आई है। नाम किसी को नहीं बताया, कल्टीवेशन का स्तर कोई पढ़ नहीं पाया, और यान लुओ सेक्ट भी उससे खुलकर उलझने से बचता है। यही सब सुनते हुए आरव ने महसूस किया कि ब्लैकस्टोन रीच केवल एक पड़ाव नहीं है, यह वह जगह है जहां आने वाले समय के कई चेहरे पहली बार साफ दिखाई देंगे। रात में सिस्टम ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई कल्टीवेशन जंप नहीं, बस एक शांत संकेत, संबंध गहराते जा रहे हैं। और आरव जानता था कि अब कहानी केवल आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि परत दर परत खुल रही है। हर मुलाकात, हर शहर और हर अनकहा नाम उसे उस बिंदु की ओर धकेल रहा है जहां पीछे लौटने का अर्थ ही नहीं रहेगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 37, जिसका नाम अभी नहीं लिया गया। ब्लैकस्टोन रीच की रात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। स्टोन वेल लॉज की छत पर जमा धूल जैसे दिन भर की घटनाओं को अपने भीतर दबाए बैठी हो। आरव सिंह चौधरी की सांसें स्थिर थीं, लेकिन भीतर का प्रवाह रुका नहीं था। पिछले कुछ शहरों की तरह यहाँ भी सिस्टम ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया था, बस संकेत, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। हल्का सा रिकैप जैसे स्मृति की परछाई। ग्रे सैंड सिटी से निकलते वक्त जो दबाव महसूस हुआ था, ग्लास ड्यून्स में रिफ्लेक्शन जोन की चुप्पी, और फिर ब्लैकस्टोन रीच में आते ही बदलती हुई हवा, सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। आरव समझ चुका था कि अब घटनाएं उसे चुन नहीं रहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर रही हैं, और यही वह अवस्था थी जहां कल्टीवेटर अपने रास्ते से भाग नहीं सकता। सुबह का पहला प्रकाश नगर की ऊंची दीवारों से टकराकर नीचे बाजार में उतर रहा था। आरव नीचे पहुंचा तो स्टोन वेल लॉज के कॉमन हॉल में कुछ नए चेहरे दिखे। सबसे पहले राकेश मोर, उम्र 28, नॉर्दर्न ट्रेड गिल्ड का एस्कोर्ट कल्टीवेटर, पेशा कैरावैन सुरक्षा, कल्टीवेशन फाउंडेशन रियल्म लेट स्टेज। उसके साथ थी मीरा सोलंकी, उम्र 24, एल्केमिस्ट असिस्टेंट, कल्टीवेशन बॉडी टेम्परिंग रियल्म पीक। दोनों यान लुओ सेक्ट के बारे में फुसफुसा रहे थे, क्योंकि रात की झड़प ने पूरे नगर में हलचल मचा दी थी। आरव ने बिना कुछ पूछे उनकी बातों को सुना, क्योंकि कभी कभी जानकारी पाने के लिए सवाल नहीं, सिर्फ मौजूदगी काफी होती है।
नगर के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए दबाव और गहराता गया। ब्लैकस्टोन रीच का सेंट्रल प्लेटफॉर्म, जहां सेक्ट प्रतिनिधि, मर्सनरी लीडर्स और वॉन्डरिंग कल्टिवेटर्स सब एक ही जगह मिलते हैं, वहां पहुंचते ही एक परिचित ऑरा टकराई। जय वर्मा, उम्र 35, आयरन क्रेस्ट सेक्ट का आउटर एल्डर, पेशा रिक्रूटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, कल्टिवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म लेट स्टेज। जय की नजर आरव पर पड़ी और वह तुरंत समझ गया कि यह वही यात्री है जिसने गेट पर बिना सेक्ट नाम लिए प्रवेश किया था। बातचीत औपचारिक थी, लेकिन शब्दों के बीच खिंचाव साफ। आयरन क्रेस्ट सेक्ट नए ब्लड की तलाश में था और आरव उस तरह का कल्टिवेटर था जिसे कोई भी सेक्ट अपने नियंत्रण में लेना चाहे। ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी, ध्यान दें, कई मार्ग सक्रिय है। कोई विकल्प नहीं दिखाया गया, कोई सूची नहीं, बस यह चेतावनी कि हर कदम अब किसी न किसी भविष्य से जुड़ रहा है। आरव ने आयरन क्रेस्ट सेक्ट का प्रस्ताव टाल दिया, न इनकार न स्वीकार, और यही उत्तर जय वर्मा को असहज कर गया, क्योंकि अनिश्चित लोग हमेशा सबसे ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। दोपहर तक नगर के दक्षिणी हिस्से में एक और हलचल उठी। वहां पहुंचे तो पता चला कि एक स्वतंत्र कल्टिवेटर ने यान लुओ सेक्ट के इनर डिसाइपल को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया है। वह कल्टिवेटर कोई और नहीं बल्कि देवांश काले, उम्र 32, पेशा बाउंटी हंटर, कल्टिवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म अर्ली स्टेज। उसका शरीर स्कार्स से भरा था और ऑरा सीधी। उसने सेक्ट हायरार्की को खुलेआम चुनौती दी थी। आरव उस भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। तभी उसे फिर वही प्रेजेंस महसूस हुई, वही स्त्री जो पिछली रात भीड़ में खो गई थी। आज वह पास खड़ी थी, चेहरा अब भी आंशिक रूप से ढका, लेकिन आंखों में एक ठहराव जो केवल उन लोगों में होता है जिन्होंने बहुत पहले किसी बड़े निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। सिस्टम इस बार चुप नहीं रहा। महत्वपूर्ण अवलोकन, संबंध की संभावना बढ़ रही है। कोई नाम नहीं, कोई विवरण नहीं, बस इतना। और आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि सिस्टम भी कुछ चीजों को सीधे उजागर नहीं करना चाहता, शायद क्योंकि हर सच तुरंत सामने आ जाए तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। देवांश काले और यान लुओ सेक्ट का विवाद बढ़ने से पहले गार्ड्स ने हस्तक्षेप कर लिया, लेकिन वह स्त्री आरव के पास से गुजरी, इतना करीब कि उसकी ऑरा की ठंडक त्वचा तक महसूस हुई। बिना रुके उसने बस इतना कहा, ब्लैकस्टोन रीच में हर किसी को लगता है कि वह देख रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ याद कर रहे होते हैं। और फिर वह आगे बढ़ गई। शाम ढलते ढलते आरव नगर की ऊंची प्राचीर पर खड़ा था। नीचे रोशनियां थीं, लेकिन ऊपर आकाश भारी। सिस्टम ने कोई डेली साइन इन रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई कल्टीवेशन बूस्ट नहीं, सिर्फ एक पंक्ति, मार्ग अभी अधूरा है। और उसी क्षण आरव को समझ आ गया कि यह शहर, ये चेहरे और वो अनाम स्त्री सब किसी बड़े प्रवाह का हिस्सा हैं, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। और अब कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि धीरे धीरे अपने असली नाम की ओर बढ़ रही है। वह नाम जो अभी लिया नहीं गया है, लेकिन जिसकी छाया हर कदम पर साथ चल रही है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 38, जहां कदम खुद रास्ता बनाते हैं। ब्लैकस्टोन रीच की रात जैसे पूरी तरह खत्म ही नहीं हुई थी, बस रंग बदलकर सुबह में घुल गई थी। हल्का सा रिकैप, किसी बीते सपने की तरह भीतर बहता रहा। अनकही चेतावनी, सिस्टम की अधूरी पंक्ति, और वह स्त्री जिसकी मौजूदगी ने बिना कुछ कहे ही दिशा बदल दी थी। आरव सिंह चौधरी प्राचीर से नीचे उतरा तो नगर की धड़कन बदली हुई थी। भीड़ वही थी, लेकिन भाव अलग, जैसे किसी अदृश्य घोषणा के बाद हर कोई अपने अपने डर और उम्मीद को संभाल कर चल रहा हो। स्टोन वेल लॉज से निकलते ही हवा में धातु और रेत की मिलीजुली गंध थी। दूर दक्षिणी चौक से हथियारों की हल्की टकराहट सुनाई दे रही थी, और यही वह संकेत था कि ब्लैकस्टोन रीच आज किसी शांत दिन के लिए नहीं जागा है। दक्षिणी चौक पर पहुंचते ही दृश्य साफ हो गया। हरित मल्होत्रा, उम्र 41, पेशा नगर गार्ड कैप्टन, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल मिड स्टेज, अपने लोगों को पंक्तिबद्ध कर रहा था।
सामने खड़ा था यान लुओ सेक्ट का एक इंस्पेक्शन ग्रुप, नेतृत्व कर रहा था क्षु रेन, उम्र 30, इनर डिसाइपल, कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन रियल्म लेट स्टेज। उसकी आवाज में अथॉरिटी कम और एरोगेंस ज्यादा था। वह नगर के स्वतंत्र कल्टीवेटर्स पर दबाव बना रहा था कि वे सेक्ट रजिस्ट्री में नाम दर्ज कराएं। आरव भीड़ के बीच से यह सब देख रहा था, कोई पक्ष नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी लिया गया पक्ष आगे चलकर बोझ बन सकता है। तभी सिस्टम की आवाज भीतर गूंजी, परिस्थिति मूल्यांकन जारी, कोई आदेश नहीं, बस यह याद दिलाने के लिए कि हर दृश्य दर्ज हो रहा है। स्थिति अचानक तब बदली जब भीड़ के पीछे से वही जानी पहचानी औरा फिर उभरी, वही स्त्री। आज उसने चेहरा पूरी तरह नहीं ढका था, बस हल्का सा वेल। उसकी उम्र लगभग 25, कल्टीवेशन स्तर छुपा हुआ लेकिन स्थिर, जैसे उसने जानबूझकर अपनी शक्ति को सतह पर आने से रोका हो। वह क्षु रेन के सामने रुकी और बिना झुके बोली कि ब्लैकस्टोन रीच कोई सेक्ट टेरिटोरी नहीं है। शब्द साधारण थे लेकिन उनमें दबाव था। क्षु रेन का चेहरा सख्त हुआ। उसने कल्टीवेशन प्रेशर छोड़ा। आसपास के कई कल्टीवेटर्स लड़खड़ा गए, लेकिन वह स्त्री वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ उपस्थिति नहीं बल्कि संतुलन है। सिस्टम इस बार भी बोला, ध्यान दें। समान तरंगे पहचानी गई और आरव को समझ आया कि कुछ लोग लड़ाई नहीं, स्थिरता से भारी पड़ते हैं। तनाव बढ़ने से पहले हरित मल्होत्रा ने बीच में आकर स्थिति संभाली। यान लुओ सेक्ट का दल पीछे हटा, लेकिन जाते जाते क्षु रेन की नजर आरव पर ठहर गई, जैसे उसने किसी खतरे को पहचान लिया हो। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। वह स्त्री बिना कुछ कहे मुड़ गई। आरव ने उसके साथ कदम मिलाए। दोनों सेंट्रल कैनाल की ओर चल पड़े, जहां पानी कम और पत्थर ज्यादा थे। वहां उसने पहली बार अपना नाम बताया, ईशा। कोई सेक्ट अफिलिएशन नहीं बताया, कोई ओरिजिन नहीं, बस इतना कि वह यहाँ किसी को ढूंढ नहीं रही बल्कि किसी चीज के खत्म होने का इंतजार कर रही है। आरव ने भी अपने बारे में सीमित ही बताया, नाम और यह कि वह सिर्फ आगे बढ़ रहा है। सिस्टम ने इस बार स्पष्ट पंक्ति दी, संभावित मार्ग स्थिर हो रहा है, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई टास्क नहीं, बस यह संकेत कि कुछ तय होने लगा है। शाम तक दोनों अलग हो गए, लेकिन नगर में यह खबर फैल चुकी थी कि ब्लैकस्टोन रीच में सेक्ट्स को पहली बार खुली चुनौती मिली है, और उस चुनौती का केंद्र कोई संगठन नहीं बल्कि कुछ अकेले लोग हैं। आरव ने रात स्टोन वेल लॉज में बिताई। कल्टीवेशन में कोई बड़ा जंप नहीं हुआ, लेकिन भीतर दबाव बदल चुका था, जैसे फाउंडेशन को धीरे धीरे नए वजन के लिए तैयार किया जा रहा हो। और उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि अगला कदम किसी आम शहर की सीमा में नहीं होगा, बल्कि वहां जहां नाम, पहचान और ताकत तीनों की असली परीक्षा शुरू होती है। और कहानी बिना रुके, बिना ठहरे, उसी दिशा में बह रही है जहां कदम खुद रास्ता बनाते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 39। हवा में लिखे गए फैसले। रात की ठंडक अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि ब्लैकस्टोन रीच के ऊपर बहती हवा में कुछ बदलाव सा एहसास घुलने लगा, जैसे बीते दिन की घटनाएं किसी अदृश्य लहर में बदलकर पूरे नगर के ऊपर तैर रही हों। हल्का सा रिकैप अपने आप मन में बहता रहा। यान लुओ सेक्ट की पीछे हटी हुई छाया, ईशा की स्थिर निगाहें और सिस्टम की वह अधूरी चेतावनी जिसने बिना कुछ कहे बहुत कुछ दर्ज कर लिया था। आरव सिंह चौधरी ने आंखें खोलीं तो स्टोन वेल लॉज की खिड़की से आती धूप आज अलग लग रही थी, न तेज न हल्की, बस ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े निर्णय से पहले का सन्नाटा होता है। उसने बिना रुके तैयारियां की, हथियार संभाले और बाहर निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि आज ठहरना पीछे छूट जाना होगा। नगर की गलियां पहले से ज्यादा सक्रिय थीं, लोग फुसफुसा रहे थे, व्यापारी अपने स्टॉल जल्दी सजा रहे थे, गार्ड्स की पेट्रोल दोगुनी हो चुकी थी और हर मोड़ पर वही सवाल तैर रहा था, क्या सेक्ट्स सच में पीछे हटेंगी या यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। सेंट्रल बाजार के पास आरव की मुलाकात राघव सेन से हुई। उम्र 35, पेशा इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक।
आंखों में हमेशा चलती गणनाएं। उसने बिना भूमिका के बता दिया कि पश्चिमी मार्ग की ओर मूवमेंट बढ़ गया है, खासकर अश्विन कैरावैन राउट पर, जहां इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स और छोटे सेक्ट्स के बीच टकराव की खबरें हैं। आरव ने सवाल नहीं किया, बस सुनता रहा, क्योंकि कभी कभी जानकारी से ज्यादा जरूरी यह जानना होता है कि कौन बोल रहा है और क्यों। सिस्टम की आवाज भीतर उभरी, नया वातावरण दर्ज किया गया, अस्थिर संतुलन, कोई टास्क नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं। फिर भी आरव को साफ समझ आ गया कि सिस्टम भी इसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है। उसने पश्चिम की राह चुनी। नगर की सीमा पार करते ही रेत और पत्थर का फैलता मैदान शुरू हो गया। अश्विन राउट नाम के बावजूद यहाँ हवा रुक रुक कर चलती थी, जैसे खुद रास्ता भी तय नहीं कर पा रहा हो कि किस ओर बहना है। दोपहर तक आरव की मुलाकात एक छोटे समूह से हुई, 3 कल्टीवेटर्स, सभी अलग अलग ओरिजिन के। मेहुल राव, उम्र 22, वॉन्डरिंग ब्लेड कल्टीवेटर, कल्टीवेशन क्यूआई कॉन्डेंसेशन लेट स्टेज। सायरा कुरैशी, उम्र 19, टैलिस्मान स्पेशलिस्ट, कल्टीवेशन क्यूआई कॉन्डेंसेशन मिड स्टेज। और ओल्ड टियान, उम्र 60 से ऊपर, पेशा गाइड, कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अर्ली स्टेज। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा जल्दी थी। वे भी उसी दिशा में जा रहे थे जहां हालात बिगड़ रहे थे। बातों बातों में पता चला कि अश्विन राउट पर एक अस्थायी कैंप बना है, जहां कई लोग रुक रहे हैं, लेकिन वहीं से डिसअपियरेंसेस की भी खबरें हैं। आरव ने अपने कदम नहीं रोके, समूह साथ चलता रहा। शाम तक कैंप दिखने लगा, कपड़ों के फटे पुराने तंबू, जली हुई आग के निशान और हवा में हल्की सी मेटालिक गंध, जैसे ब्लड और डस्ट ने मिलकर कोई याद छोड़ दी हो। तभी अचानक दबाव बदला, कल्टीवेशन प्रेशर नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक भार। ओल्ड टियान सबसे पहले रुका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाकर बताया कि यह जगह साधारण नहीं है, यहाँ किसी ने हाल ही में फॉर्मेशन छेड़ा है, पूरा नहीं बनाया, बस छेड़ा है, इतना कि रास्ता भ्रमित हो जाए। सिस्टम ने इस बार साफ चेतावनी दी, चेतावनी, अधूरी संरचना सक्रिय। आरव ने बिना देर किए आगे कदम बढ़ाया। उसने प्रेशर को महसूस किया, उसका विश्लेषण किया और सीधा सबसे कमजोर बिंदु पर चल पड़ा। कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक टकराव नहीं, बस हवा जैसे एक पल को रुकी और फिर सामान्य बहने लगी। कैंप का दबाव कम हो गया। मेहुल और सायरा ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी पल आरव ने महसूस किया कि किसी ने दूर से यह सब देखा है, बहुत दूर से, इतनी दूरी से कि ऑरा साफ न हो, लेकिन इंटेंट महसूस हो जाए। रात कैंप में ही बिताई गई। आग के चारों ओर बैठे लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। डर कम था, लेकिन भरोसा भी नहीं। आरव अलग बैठा कल्टीवेशन में डूबा रहा। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन फ्लो पहले से ज्यादा स्मूथ था, जैसे बॉडी और माइंड किसी नए रिदम में आ रहे हों। सिस्टम ने अंत में बस एक पंक्ति दी, मार्ग चयन दर्ज, और आरव समझ गया कि यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि आगे की पूरी कहानी का मोड़ है। क्योंकि अश्विन राउट के बाद कोई सुरक्षित शहर नहीं, कोई तय नियम नहीं, सिर्फ वे फैसले हैं जो हवा में लिखे जाते हैं और जिनका असर बहुत दूर तक जाता है। और कहानी बिना रुके, बिना ठहरे, उसी अस्थिर संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 40, रेत के नीचे धड़कता रहस्य। अश्विन राउट की वह रात अभी पूरी तरह बीती भी नहीं थी। कैंप की बुझती आग से उठता धुआं हवा में घुलकर जैसे पिछली घटनाओं की परछाइयां बना रहा था। अधूरी फॉर्मेशन, अनसीन गेज और सिस्टम का वह छोटा सा संकेत कि रास्ता सिर्फ चुना नहीं गया बल्कि दर्ज भी हो चुका है। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही आरव सिंह चौधरी ने आंखें खोली। शरीर में थकान नहीं थी, लेकिन भीतर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे इस क्षेत्र से बांध रहा हो। उसने बिना शोर किए उठकर चारों ओर नजर डाली। मेहुल और सायरा अभी भी सो रहे थे। ओल्ड टियान पहले ही जाग चुका था और दूर रेत की दिशा को घूर रहा था। उसके चेहरे पर वह भाव था जो अनुभवी लोग तभी रखते हैं जब उन्हें पता हो कि आगे जो है वह साधारण नहीं।
चलना शुरू होते ही हल्का सा रिकैप अपने आप फ्लो में आ गया। ब्लैकस्टोन रीच से निकलना, यान लुओ सेक्ट की पीछे हटती चालें, अश्विंद राउट पर बढ़ता असंतुलन, सब कुछ ऐसे जुड़ रहा था जैसे यह यात्रा पहले से तय थी। रेत का फैलाव अब बदल चुका था। जमीन कभी नरम तो कभी अचानक सख्त हो जाती। हर कदम पर प्रेशर का माइक्रो चेंज महसूस होता। मेहुल ने चलते चलते बताया कि वह नॉर्दर्न एज से है। पेशा फ्रीलांस ब्लेड यूजर, उम्र 22। कल्टीवेशन क्यूआई कॉन्डेंसेशन लेट स्टेज। उसका लक्ष्य बस इतना था कि किसी बड़े सेक्ट से टकराए, बिना रिसोर्सेस जुटा सके। सायरा ने खुद को सदर्न टैलिस्मान गिल्ड की ट्रेनी बताया। उम्र 19। क्यूआई कॉन्डेंसेशन मिड स्टेज। मार्किंग्स और पेपर चार्म्स में उसकी उंगलियां बेहद स्टेडी थीं। ओल्ड टियान ने सिर्फ इतना कहा कि उसने 50 साल से ज्यादा रास्तों पर बिताए हैं और आज की रेत उसे अनईजी कर रही है। दोपहर के आसपास हवा अचानक रुक गई। न कोई स्टॉर्म, न कोई आवाज, बस एक अजीब साइलेंस। आरव के कदम अपने आप धीमे हो गए। बॉडी इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो गई। सिस्टम की आवाज भीतर उभरी। परिवेश विश्लेषण, ऊर्जा प्रवाह नीचे की ओर। यह सुनते ही आरव समझ गया कि जो भी है वह ऊपर नहीं, नीचे छिपा है। उसने सबको रुकने का इशारा किया। ओल्ड टियान ने तुरंत जमीन पर कान लगाया और धीमी आवाज में कहा कि नीचे कोई हॉलो स्ट्रक्चर है, शायद पुराना अंडरग्राउंड पैसेज या दबा हुआ रुइन। मेहुल की आंखों में एक्साइटमेंट चमकी, लेकिन सायरा का चेहरा सख्त हो गया। ऐसे स्थान अक्सर ट्रेजर से ज्यादा खतरा देते हैं। रेत को हटाते ही नीचे पत्थर की परत निकली। उस पर पुराने सिंबल्स थे, आधे घिसे हुए, आधे अब भी फेंटली चमकते हुए। आरव ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई एक्टिव फॉर्मेशन नहीं बल्कि डोरमेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन डोरमेंट होने का मतलब सुरक्षित होना नहीं। जैसे ही उन्होंने एंट्री पॉइंट खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। उसमें मेटालिक और एंशिएंट डस्ट की गंध थी। सिस्टम ने इस बार थोड़ा विस्तार से बताया। पुराना ढांचा पहचाना गया, निम्नस्तरीय विरासत स्थल, आंशिक रूप से स्थिर, कोई टास्क नहीं, कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं, लेकिन वार्निंग साफ थी। अंदर उतरते ही रास्ता संकरा हो गया। दीवारों पर जमी परतें समय की कहानी कह रही थीं। मेहुल आगे आगे चल रहा था, ब्लेड रेडी। सायरा पीछे टैलिस्मान तैयार रखे थी और आरव बीच में, हर बदलाव को महसूस करता हुआ। तभी पहला मूवमेंट हुआ। कोई जीव नहीं, कोई कल्टीवेटर नहीं, बस एनर्जी का सडन फ्लक्चुएशन। जमीन के नीचे छिपे प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए। ओल्ड टियान पीछे हट गया। उसकी उम्र और एक्सपीरियंस ने उसे समय रहते चेताया। आरव ने बिना रुके कदम बढ़ाया। उसने स्ट्रक्चर के फ्लो को पढ़ा। एक जगह हाथ रखा, दूसरी जगह पैर, और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा जैसे यह रास्ता उसके लिए ही बना हो। कुछ ही क्षणों में प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, पैसेज खुल गया और सामने एक छोटा सा चेम्बर दिखाई दिया। बीच में पत्थर का पेडेस्टल, उस पर कोई चमकदार ट्रेजर नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक साधारण सी क्रिस्टल स्लैब। लेकिन उससे निकलती स्टेडी एनर्जी ने पूरे चेम्बर को बैलेंस में रखा था। सायरा ने धीरे से कहा कि यह एम्प्लीफिकेशन कोर हो सकता है। मेहुल डिसअपॉइंटेड दिखा, लेकिन आरव समझ गया कि यही असली चीज है। इसे हटाने का मतलब पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करना होगा। सिस्टम ने मानो उसी सोच को पकड़ लिया। स्थिरता बिंदु दर्ज, हस्तक्षेप अनुशंसित नहीं। आरव ने स्लैब को छुआ भी नहीं, बस उसे देखा, उसकी रिदम को महसूस किया और पीछे हट गया। बाहर निकलते समय रेत फिर से अपने आप भरने लगी, जैसे यह जगह चाहती ही न हो कि कोई इसे याद रखे। कैंप से दूर निकलते ही ओल्ड टियान ने फैसला किया कि वह यहीं से अलग हो जाएगा। उसका कहना था कि यह राउट अब जवानों के लिए है। उसने आरव को एक आखिरी नजर से देखा, कुछ कहना चाहा, फिर चुपचाप दूसरी दिशा में चला गया। मेहुल और सायरा आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके कदमों में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि यह यात्रा अब साधारण अर्निंग ट्रिप नहीं रही। शाम ढलते ढलते हराइजन पर दूर कुछ लाइट्स दिखीं, कोई बड़ा शहर नहीं, शायद बॉर्डर सेटलमेंट। आरव ने उस दिशा में देखा और भीतर हल्की सी हलचल महसूस की।
जैसे कोई प्रेजेंस वहां भी उसे देख रही हो, अभी सामने नहीं, अभी नाम नहीं, बस एहसास। सिस्टम ने अंत में सिर्फ इतना कहा, आगे का क्षेत्र, उच्च संपर्क संभावना। और आरव को समझ आ गया कि अश्विन राउट सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक फिल्टर था, जो अब उसे ऐसी जगह ले जा रहा है जहां फैसले रेत पर नहीं, सीधे भविष्य पर लिखे जाएंगे। और कहानी उसी फ्लो में, बिना रुके, बिना पॉज, आगे बढ़ती चली जा रही है।